चलो जी, अब नीट 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन कब डायरेक्ट हो आता है, लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रम के बराबर हो जाता है, यही ना होता है। तो हो गया 12.27 बाई रूट भी, तो भी की जगह पर 10,000 पुट कर दो, तो यहाँ से आ गया 100 और ये हो गया 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, तो 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। देखो है किसी में ये वाला हो गया, ठीक है। बाकी में तो नहीं, 14 है, 13 है, और नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ है, तो नहीं हुआ, तो ये हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज। देखो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया, इसका मतलब थ्रेशोल्ड के बारे में बात किया है, तो थ्रेशोल्ड दिया, वर्क फंक्शन दिया, जानते हो फाई का वैल्यू होता है h बाई लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ये हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा। एक्चुअली हम ये देख रहे थे कि किस में दिया, नैनोमीटर में दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नैनोमीटर में रखेंगे। अगर एंगस्ट्रम में ये दे देता तो हम लोग एंगस्ट्रम में रख देते, ठीक है। तो यहाँ से हो कि इसको देख लीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कैंसिल हो गया, तो 4 से इसको काट दीजिएगा तो 310 हो गया। तो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 310 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। तो 310 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में देता तो यहाँ 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम लिखते, वैसे डील करते, हो गया। चलो आगे देखो, दिया हुआ है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज दिस। तो ये टोटल एनर्जी दे दिया है, तो करा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी के बराबर होता है, केवल साइन उल्टा होता है। तो टोटल एनर्जी इतना दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि ये और ये नहीं होगा। अब दिया है क्या कि इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है जो काइनेटिक एनर्जी का जस्ट क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। तो ये -3.4 है, तो वो -6.8 होना चाहिए, ये वाला। तो ये हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 देखो, दिया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन गायब है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोर रेडियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इक्वल्स 0.51 एंगस्ट्रम होता है, 0.53 एंगस्ट्रम, लेकिन यहाँ दिया हुआ इतना ही मानेंगे। एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल्स दिस, ठीक है। करा इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई म्यूऑन, ठीक है, चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास इज दिस, द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। इसका कंसेप्ट क्या होता है छोटू, कि अगर जो क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन को तुम रिप्लेस कर दोगे किसी दूसरे से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस तुम कर दोगे किसी दूसरे पार्टिकल से जिसका चार्ज सेम रहेगा और मास जो है ना वो सपोज करो कि x टाइम्स हो गया है, किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि रेडियस जो होता है ना वो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ पार्टिकल के, ठीक है। और मैं जितना टाइम्स हो जाएगा, और एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ पार्टिकल के, ठीक है। ये कब तक होता है, जब x जो होता है ना लेस देन 250 होता है तब। और अगर जो पार्टिकल तुम रखे हो उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 250 से ज़्यादा होता है, तो फॉर्मूला यही वाला लगता है, बस खाली मास ऑफ पार्टिकल के जगह पर क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड मास ऑफ पार्टिकल होता है। खैर वो वाला तुमको दिया हुआ नहीं है, तो तुमको बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया है किससे, एक म्यूऑन नाम के पार्टिकल से जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है और मास इतना है। तो देखो तो मास 207 टाइम्स है, तो 207 टाइम्स जो है वो देखो तो 250 कम है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि सीधे अगर इसका एनर्जी निकालना रहेगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर इसका एनर्जी निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो एनर्जी जो होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, देखो
मास के प्रोपोर्शनल होता तो उतना टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 207 टाइम्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा देखो, तो ये अप्रोक्स कर लो, तो ये वाला अप्रोक्स 200 और ये हो जाएगा कितना 14। ठीक है, तो 14 और 200 तो 28,000 के आसपास आ गया माइनस में, तो 28,000 के आसपास। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है। चलो ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। तब किसी में नहीं है तो डायरेक्ट यही वाला आंसर भी हो जाएगा, लेकिन चलो दोबारा हम चेक कर लेते हैं। तो ये नियरली कितना हो जाएगा जी, -280 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, और अगर रेडियस का बात करोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस मास के पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेडियस इसका कितना था 0.51 एंगस्ट्रम, तो मास कितना टाइम्स है 207 टाइम्स, तो यहाँ 207 के आसपास कर देना। तो नियरली 200 इसको मान लो, तो 200 मान लोगे और इसको 0.5 मान लोगे। ठीक है, 0.51 है तो 0.5 मान लेना, तो नियरली तुम करोगे तो होगा 0.5 एंगस्ट्रम और ये हो जाएगा 200। इसको करके देख लेना, ये ऐसे हो गया, तो यहाँ से कट गया, तो 2.5 के आसपास हो गया। तो 2.5 बाई 1000, तो 2.5 बाई 1000 एंगस्ट्रम, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -13 हो जाएगा। तो 2.5 के आसपास इंटू 10 टू पावर -13, देखो ये भी मैच कर जा रहा है, इसका मतलब यही वाला होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये समझ में आया ना कंसेप्ट क्या हुआ, कि अगर जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देगा किसी दूसरे पार्टिकल से, तो उसका मास देखेंगे। मास जो है वो 250 टाइम्स, मैंने इलेक्ट्रॉन के मास के 250 टाइम्स से अगर कम होगा तो रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितना टाइम्स दिया है उसके मास ऑफ पार्टिकल के, और एनर्जी जो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो 250 से ज़्यादा होता तो जो मास ऑफ पार्टिकल जितना टाइम्स होता है ना उसको नहीं देखेंगे, रिड्यूस्ड मास जितना टाइम्स होता है उसको देखेंगे। खैर वो वाला अभी नहीं आया है, ठीक है, तो उसको रहने दो। चलो इसको देखो, ये दिया हुआ है क्या जी कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन दिया है, इसका मतलब एक्टिविटी दिया है। ठीक है, एट एन इंस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ दिस इज दिस, तो ये वाला क्या दे दिया है, एक्टिविटी दे दिया है। तो एक्टिविटी का वैल्यू समझना जी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये क्या कहलाता है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी इतना दिया है, ये बराबर होता है किसके, लैम्डा इंटू एन के। ठीक है, तो करा द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट इज, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करना है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10, और लैम्डा कितना होगा 0.693, जिसको 0.7 भी अप्रोक्स कर सकते हैं, बाई टी हाफ। तो टी हाफ जो नीचे में रहेगा वो ऊपर चल जाएगा। तो टी हाफ कितना दिया हुआ है, तो टी हाफ दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 दिया है। इसी को डील कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन दिया, मैंने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे दिया, मैंने एक्टिविटी दिया है, यह लैम्डा एन के बराबर होता है। आपको एन कैलकुलेट करना है, लैम्डा को इधर फेंकिएगा, तो 10 टू पावर 10 बाई लैम्डा के जहाँ पर क्या पुट कर दिएगा 0.693 बाई टी हाफ, तो 0.693 को अप्रोक्स इतना लिख दिया गया है। ठीक है, और टी हाफ को ऊपर फेंक दिया गया, तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, इससे कैंसिल करिएगा तो 3 ठीक है 10, तो 1 कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा 30, तो 4, एक्चुअली ये समझ रहे हो ना कि यहाँ 0.693 था, तो यहाँ पर क्या है 0.693 था, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो यहाँ थोड़ा सा घट गया होगा, तो ये इतना आया है, तो ओरिजिनल में थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, वो अब तुम समझ रहे होगे, उतना कैलकुलेशन करना नहीं। तो ये किसके बराबर हो गया देख लो, अब करना क्या है, तो ये हो गया 10 टू द पावर 9 और 10 टू पावर 10 कितना हो गया 10 टू द पावर 19, तो 3.1456 जो भी बोलोगे इंटू 10 टू पावर 19, तो 10 टू द पावर 19 ये वाला हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो करा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पी टाइप के लिए, तो पी टाइप में बोला इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर, गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर गलत हो गया, होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये सही हो गया, होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये गलत हो गया, तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज, माने ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आउटपुट देगा,
ठीक है। तो इसके आउटपुट को देख करके हम लोग को पता कर लेना है कि कौन सा गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो तुम ऐसा सोचो कि अगर इसको तुम क्लोज कर दो और इसको क्लोज कर दो, जब इसको क्लोज करोगे इसको क्लोज करोगे तो डाटा तुम क्या पुट किए 1 1, इसको क्लोज कर दो तो ये 1 हो गया, इसको भी क्लोज कर दो तो 1 हो गया, ठीक है। अब आउटपुट के बारे में अगर तुम देखोगे तो जब दोनों क्लोज हो जाएगा तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि इसको क्लोज कर दिए इसको क्लोज कर दिए तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ से जो भी करंट होगा वो ऐसे बहेगा, ऐसे तो नहीं बहेगा। अरे इसको 1 कर दो, क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, तो जैसे ही क्लोज करोगे तो ये 1 1 एक तरह से तुम डाटा पुट किए। तो जब इसको क्लोज कर दिए तब तो ये वाला जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो गया जी, ऐसे हो गया। तो जो करंट बहेगा वो ऐसे होकर के आएगा, इससे नहीं बह पाएगा। इसका मतलब 1 और 1 में आउटपुट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, वो नहीं बह, ये जल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आउटपुट 0 आ गया, ये तुम समझ रहे होगे। तो 1 और 1 पर 0 कौन देगा, तो 1 और 1 पर ये 0 देगा, नहीं देगा तो ये गलत हो गया। 1 और 1 पर ये 0 देगा, नहीं देगा तो ये गलत हो गया। 1 और 1 पर तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 और उसका बार तो 0, और ये भी 1 1 1 देगा बार 0, माने ये दोनों सेटिस्फाइड इसको कर रहा है, ये दोनों गलत हो गया। अब इस दोनों को छांटना है तो कैसे देखोगे कि अब क्या करो कि इसको क्लोज कर दो, तो इसको क्लोज कर दिए तो इसका वैल्यू 1 कर दिए, और इसको ओपन ही रहने दो, ओपन रख दिए। तो ये वाला क्लोज कर दिए और ये वाला ओपन ही है, तो इधर से तो करंट बह नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसको क्लोज कर दो तो इधर से करंट ऐसे आना चाहेगा, ये खुला हुआ है तो इधर तो नहीं बह पाएगा। मैंने कहने का अर्थ क्या है कि ये क्लोज सर्किट शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, ये बंद कर दो ये खुला हुआ रहेगा तो इधर से नहीं ना बह पाएगा जी। तो हर हालत में करंट को ऐसे बहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा मतलब आउटपुट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक तरह से 1 0 पर आउटपुट कौन 1 दे रहा है। तो इसमें अगर देखोगे तो 1 + 0 का बार, तो ये 1 बार 0 हो गया। और अगर इसमें तुम देखोगे तो 1 × 0 का बार माने एंड है, तो ये 0 का बार 1 हो गया। तो इस दोनों में कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। सर्किट को हमेशा कैसे देखते हैं हम लोग, इनपुट डालते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो पूरा ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है, डाटा पुट करो और चेक करो, ठीक है। फिर डाटा पुट करो चेक करो, उसके बाद जो आएगा मार देना, ठीक। चलो आगे देखो, दिया हुआ है कि एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस, ठीक है। माने इसका तीनों को मिला करके है। तो कह रहा है कि द एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड विल बी इक्वल टू। तो लेड का कंसेप्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होता है कि लाइट इमिट होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि एनर्जी गैप इतना है तो जंप करेगा तो लाइट इमिट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जो कि निकलेगा, तो वो फोटोन में जाएगा। तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा होगा, यही ना होगा जी। जितना गैप होगा वो वाला फोटोन में चला जाएगा। अब इसको डील कर लीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू इसको इधर फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो 12,400 और ये दिया है 10⁻⁻10, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा 1.9। तो 1.9 होगा ना, तो इसको अप्रॉक्स कर लीजिएगा, अप्रॉक्स 2 कर लीजिएगा, ठीक है। 1.9 को अप्रॉक्स 2 कर लीजिएगा, तो 2 से करिएगा तो हो जाएगा 6200। ये अप्रॉक्स हम बोल रहे हैं, इससे कम आएगा, सॉरी इसको ज़्यादा कर दिए तो ज़्यादा कर दिए तो इतना आया था, ओरिजिनल उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो वो हम अप्रॉक्स कर दिए, कैसे कर लीजिएगा। तो ये कहने का अर्थ कितना हो गया कि नियरली 6.2, ये 3 डिजिट में लिखे हुए हैं, तो 3 डिजिट में लिखे हुए तो आप इसको 3 डिजिट रहने दीजिए, ठीक है। तो 620 × 10⁻⁻9 में होगा। तो देख लीजिए, ये अप्रोक्स हम बता रहे हैं तुमको, इसको अदरवाइज इससे डिवाइड करोगे तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ऑप्शन है जो कि ऐसे करके दिया इसलिए ये किए। तो ये वाला किसके पास हो जाएगा, ये वाला नैनोमीटर है, ठीक है। तो 620 तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यही कुछ है ही नहीं था इसमें। चलो अब जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस
एंड देन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, ठीक है, 2 वेवलेंथ का लाइट है जो कि उस पर गिराया गया है। इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 केसेस डिफर बाई ए फैक्टर ऑफ 2, मैंने 2 बार गिराया गया तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो जो स्पीड है का रेशियो है वो कितना है, 2:1 है, ठीक है। बोल रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, वर्क फंक्शन है जो कि बताना है। तो फोटोन को गिराया गया है, स्पीड के बारे में बात कर रहा है, कुछ करना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। तो ½ mv1² ये बराबर किसके हो जाएगा, hc/λ। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई 350 नैनोमीटर, ठीक है, -5 ये हो जाएगा, पहला वाला से हो जाएगा। दूसरा वाला से देखोगे तो ½ m और इसका लिख देते हैं v2², ये बराबर हो जाएगा किसके, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और वेवलेंथ है जो कि कितना है 540 नैनोमीटर -5। पहला बार के लिए ये वाला इक्वेशन आ गया, दूसरा बार के लिए ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, इस दोनों का रेशियो लीजिएगा। तो जैसे ही रेशियो लीजिएगा तो कह रहा है कि इसमें स्पीड जो है ना इसके रिस्पेक्ट में डबल है, तो रेशियो लीजिएगा तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। तो V2 का डबल है V1, तो V1 के जगह पर क्या करिएगा, 2V2 पुट करिएगा तो 4V2² हो जाएगा। अरे V2 यहाँ पर है तो इसका वाला डबल है ये स्पीड, तो 2V2 हो गया, 2V2 का स्क्वायर बने 4V2 का स्क्वायर। तो रेशियो लीजिएगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके, अब इसको डील करना है, तो इसको डील करने के लिए ऐसा करिए कि ये किसके बराबर होगा, 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5 बाई क्या हो जाएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5। इसको इधर फेंक दीजिएगा, इसको जैसे ही इधर फेंकिएगा क्या हो जाएगा, देखिए तो 8 हो गया और 12 हो गया, तो ये 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -4 इक्वल टू 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5, ठीक है। तो इसको इधर फेंक दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6, फिर बच जाए यहाँ 5 ना है जी, तो यहाँ हो गया 1, तो ये हो गया कितना, फिर हो जाएगा 6, अब यहाँ पर बच जाएगा 8 में से 3 गया 5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बराबर हो जाएगा किसके, उधर जाएगा तो इसके हो जाएगा। तो फाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 5.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 3 इक्वल टू, इससे करिएगा तो 1.26 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, फिर 24 हो जाएगा तो हो जाएगा 8, अप्रोक्स इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 1.8 के आसपास कौन, ये वाला, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि मेटल प्लेट ऑफ एरिया दिस इज इल्यूमिनेटेड बाई ए रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी दिस, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज दिस, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज दिस एंड ओनली 10% ऑफ इट प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, केवल 10% फोटोन है जो कि इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है। द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एंड देयर मैक्सिमम एनर्जी रिस्पेक्टिवली विल बी, ठीक है। तो पहले तो तुम इसी को कैलकुलेट कर लो, देयर मैक्सिमम एनर्जी, तो फोटोन का मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, फोटोन का नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जिसमें से वर्क फंक्शन है कितना 5 है, तो 10 में से 5 गया तो 5, तो ये तीनों हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है, IAT = n × hc/λ, ऐसा करेंगे ना जी। तो IAT, तो I का वैल्यू कितना दे दिया है, ये वाला 16 × 10⁻³ देखो ना, ये वाला 16 और 10⁻³ मिलीकन, ये तो यूनिट है, तो I हो गया और एरिया कितना हो गया 1 × 10⁻⁴, और T का वैल्यू 1, क्योंकि ये पर सेकेंड का बात कर रहा है, तो IAT ये बराबर हो जाएगा n × hc/λ। लेकिन यहाँ पर क्या किया है ना कि डायरेक्ट ही वो एनर्जी दे दिया फोटोन का, तो hc/λ डायरेक्ट यहाँ पर 10 eV के बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से n को तुम कैलकुलेट कर लेना, तो n कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया 10⁻⁷, तो 16 × 10⁻⁻⁷,
10⁻7 और 16, ठीक है। इसको इधर करोगे तो हो जाएगा 10 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। तो इससे तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ये वाला ऊपर जाएगा तो 10⁻19, तो ये हो जाएगा 10⁻12। इसका मतलब इतना क्या गिर रहा है, फोटोन गिर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इसका 10% मैंने 1/10, तो इसका मतलब हो जाएगा 10⁻11, ठीक है। तो 10⁻11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये वाला है, तो यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आया ना क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन इतना है तो मात्र 10% ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब 1/10 निकल रहा है, तो इसका 1/10 इतना हो गया, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बच्चा टाइप का करोगे तो ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो नंबर ऑफ फोटोन का 10%, ऐसे 10% का मतलब ही होता है 1/10, तब ऐसे करोगे, ऐसे ही तुरंत ही कर ले सकते थे। तो यही है। देखो जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ए ऑफ मास m and charge q is accelerated by a potential difference of 50 volt. Another particle b of mass 4m and charge q is accelerated by a potential difference of 2500 volt. The ratio of de Broglie wavelength, इसमें कुछ है ही नहीं। de Broglie wavelength अगर आपको निकालना है, रेशियो है तो पहले तो ऐसे लिखो, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा h/p, और p को लिख दोगे तुम किस में, √2m, और काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख दोगे Q × V। ये तो तुमको क्लियर कट दिख रहा होगा। रीजन क्या है इधर प्रोसीड करने का, रीजन क्या है ना, क्योंकि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा है तो h/p होगा, p को किधर हम बढ़ाएं, तो चूंकि वो चार्ज और एक्सीलरेशन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है p को √2m k के जगह पर Q × V कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप लीजिएगा रेशियो, तो λ1/λ2, तो h तो दोनों में सेम रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2m2 Q2V2 बाई √2m1 Q1 V1, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, λ1/λ2 इक्वल टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट वाला का मास दिया हुआ है कितना m, और सेकेंड वाला का 4m, तो ये 4m है और ये m है, तो जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। q जो है वो दोनों में सेम दिया है तो ये तो कैंसिल होकर करके 1 हो जाएगा, और v के बारे में दिया है तो v2 जो दिया है वो 2500 है, v1 है जो कि 50 है, तो 2500/50, चलो यहाँ लिख देते हैं, ऐसे एक बार में भी किया जा सकता था। तो ये ऐसे हो गया, यहाँ 50 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √200, तो 10 बाहर निकल गया, √2, तो ये हो जाएगा 1.414, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो रेशियो यही है, ठीक है, ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं। फिर दिया हुआ है कि इन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट an electron of energy this passes through mercury vapor and emerges with an energy of this electron volt. The minimum wavelength of photon emitted by mercury atom is close to, देखो इसमें क्या हुआ होगा कि मरकरी वेपर है, तुम इससे इलेक्ट्रॉन को गुजारे होगे इतना एनर्जी का, तो वो क्या होगा कि कम एनर्जी से निकला बाहर, तो क्या हुआ, तो वो किसी से टकराया होगा। मरकरी वेपर से तुम इलेक्ट्रॉन को गुजारे तो जितना एनर्जी दिए उससे कम एनर्जी से बाहर निकला, इसका क्या मतलब है कि अंदर में वो मरकरी के इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा, और इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा तो क्या किया होगा कि टकरा कर करके उसको दूसरे स्टेट में भेज दिया होगा। मैंने ऐसे समझ लो, कुछ है नहीं, ये मरकरी है, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी होगा कहीं भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो तुम बाहर से जो इलेक्ट्रॉन मारते हो ना बाहर से, तो इसका एनर्जी ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तो रीजन क्या हुआ होगा, तो ये क्या किया होगा कि मरकरी वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा, कुछ एनर्जी उसको दे दिया होगा, और इसको एनर्जी दिया होगा, तो जंप कर गया होगा ऊपर वाले लेवल में, और फिर जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ से क्या होगा, फोटोन रेडिएट होगा, तो जिससे टकराया उसको कितना एनर्जी दिया होगा ये, तो जितना इसके एनर्जी में कमी हुआ उतना एनर्जी इसको ही दिया होगा, और ये क्या हुआ होगा, उतना एनर्जी लेके ऊपर गया होगा, और जब नीचे आएगा तो फिर उतना ही एनर्जी
रेडिएट करेगा। तो एक तरह से क्या हो गया कि जितना एनर्जी ये लॉस किया उतना एनर्जी इसको मिला, और फिर उतना ही एनर्जी जब वो नीचे आया तो फोटोन के रूप में रेडिएट हुआ। तो जितना एनर्जी इसका लॉस हुआ उतना ही एनर्जी किसको मिला, फोटोन को मिला। तो इसको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो फोटोन का एनर्जी कितना होगा, जितना एनर्जी में इसके गैप है, ठीक है। तो एनर्जी में गैप कितना है, तो 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में गैप हो गया। वही इस इलेक्ट्रॉन को मिला होगा, और फिर जब इधर आया होगा तो वही फोटोन को मिला होगा। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा किसके, hc/लैम्डा हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नैनोमीटर में, तो लिखिएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई लैम्डा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 12400 ने तो 1240 नैनोमीटर बाई, अब इसको है जो कि करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4.9। इसी को सोल्व कर लीजिएगा, चल आएगा। अप्रोक्स क्या कर सकते हैं आप, अप्रोक्स इसको आप अप्रोक्स कर दीजिए कितना, 5 कर दीजिए। तो 5 से जब इसको कट करिएगा तो 2 हो गया, फिर 2 4, तो फिर क्या हो गया 5 दूनी 10, 2 4 हुआ ना, तो 5 6 20, 4 0, तो 5 8 40, तो 248। जब यहाँ 5 किए तो ये थोड़ा सा कम है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 240 से जस्ट ज़्यादा, मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रम। मतलब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ वाले को, तो कुछ एनर्जी उसको मिला होगा, तो क्या होगा कि ऊपर में जाएगा। तो बोला द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट विल बी। तो देखो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जनरल ढंग से बनाइएगा तो लेंदी बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे डील करना है कि हाइड्रोजन वाला में तो हम लोग को याद रहता है कि पहला जंप करने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, उसके ऊपर अगर जंप करना रहता तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, उससे ऊपर जंप करेगा तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये हम लोगों को याद रहता है हाइड्रोजन वाला में। हाइड्रोजन से बेनिफिट क्या होता है कि किसी का भी कहता है तो Z² से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हाइड्रोजन का ही पूछा है, तो सबसे पहला एम क्या रहेगा कि कितना एनर्जी फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को दिया, वो एनर्जी मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि किस गैप के बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करिएगा तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एनर्जी पहले निकालिए। तो जो फोटोन का एनर्जी होगा उतना ही डेल्टा ई के बराबर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को मिला होगा, तो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, hc/लैम्डा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग यूज करते हैं 12400, लेकिन यहाँ 12500 दिया, तो 12500 ही करिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा। तो लैम्डा जो होगा वो इतना होगा 980 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल कर दीजिए और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ डिवीजन में क्या होगा ना कि थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अप्रोक्स 100 कर दीजिए। तो एक चीज समझिएगा, जब इसको 100 करिएगा तो वैल्यू ज्यादा कर दीजिएगा तो कम ना हो जाएगा जी, इस समझने 100 करोगे तो जो आंसर आएगा तो 98 में उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कितना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 100। यहां पर तुम वैल्यू ज्यादा कर दिए तो नेट घटा ना दिए, तुम समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। ये रूल होता है कि ऐसे करो तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, ग्रेटर देन 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने 12.5 से जस्ट ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 12.5 से जस्ट ज़्यादा होगा तो उसको करो, तो अप्रोक्स कितना हो गया देखो तो 12 पहला जंपिंग करता तो कितना होता है, ये याद होगा, तुमको याद रहना ही चाहिए। तो क्या होगा कि अगर यहाँ से यहाँ जंप करता तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, यहाँ से यहाँ जंप करता तो 12.08 होता है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, और यहाँ से यहाँ जंप करता था 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज़रूरत पड़ता, समझ में आ रहा होगा। तो
फोटोन का एनर्जी कितना है देखो तो 12.5 से जस्ट ज़्यादा वाला, वो तो हम अप्रोक्सीमेशन जान के किए हैं कि कैलकुलेशन में उलझो नहीं, तो 12.5 से जस्ट ज़्यादा, तो 12.1 तो नहीं है, 12.5 से जस्ट ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर आया होगा, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब क्या है कि फोर्थ पर है, जो कि मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या हुआ कि फोटोन एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन था यहाँ से फोटोन एनर्जी दिया कितना 12.5 से जस्ट ज़्यादा, वो आप कैलकुलेट करिएगा जितना के आसपास आ जाएगा, तो जस्ट ज़्यादा 12.5 से, तो कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर तो जाएगा नहीं, इससे ज़्यादा मिले है, तो इसका मतलब जस्ट यहाँ पर पहुँचेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब n = 4 में वो चला गया। तो आपको बोल रहा है द रेडियस ऑफ एटम, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन लिखना था, द रेडियस ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, तो रेडियस किसके बराबर होगा, बोर रेडियस के टर्म में कर रहा है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल होता है ना स्क्वायर के, तो 4 में रहेगा, n = 4 में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे होगे, तो आर फाइनल जो होगा वो 16 टाइम्स इनिशियल वाला होगा। समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन में ना तुम लोग हमेशा ऐसा नहीं कि डिवाइड करने में टाइम वेस्ट करने लगना, हमेशा क्या करोगे कि थोड़ा सा इसको ज़्यादा किए तो वैल्यू, और थोड़ा सा ज़्यादा करने से वैल्यू घट जाएगा, इसका मतलब ओरिजिनल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हम लोग 12.5 लाए, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इससे पकड़ा गया। और ये रिजल्ट याद रखना, ये किसमें करने लगना क्या कि h/λ जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना 1/n1² - 1/n2², वो क्वेश्चन बैंक में वैसे करके देता है, लेकिन वो टाइम किल करेगा। ये याद रखने से क्या होगा कि किसी के लिए भी कहेगा तो हाइड्रोजन का तुमको, जैसे हमको अगर बोल देता कि हीलियम के लिए कितना एनर्जी लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो हाइड्रोजन के लिए इतना लग रहा है, तो हीलियम में हो जाएगा, लिथियम हीलियम प्लस में, लिथियम 2+ में कितना होगा, तो जितना इसमें है उससे 9 से मल्टीप्लाई होगा, Z² से मल्टीप्लाई होता है। तो हाइड्रोजन का हम लोग याद ही इसलिए रखते हैं ना ताकि तेजी में डील कर सकें, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन ए सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड UR = दिस। देखो जी, सबसे पहले तुमको जैसे ही इसको देखा था तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हम लोग कैसे पढ़ते हैं K/Q1 Q2/R, तो 1/R से जब अगर वेरी करता तो फॉर्मूला लग जाता, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1/R से वेरी नहीं कर रहा है, R² से वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हम लोग शुरुआत में जैसे डेरिवेशन होता है वैसे चलेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इफ़ बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, रेडियाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल्स वेरी विथ क्वांटम नंबर n एज। बाकी सब तो ऐसे ही दिया हुआ है, वो हम तुमको शुरू में ही बोल दिए थे ना कि जब भी वो पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स का इक्वेशन बदल देगा, माने जैसा पढ़े हो वैसा नहीं है, तो हर हालत में हम लोग को क्या करना रहता है कि नेट फोर्स निकालिए, उसको mv²/r के बराबर करिए और mvr = n × h/2π करिए, तो वैसे ही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको फोर्स पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा -∂u/∂r, तो हो जाएगा -∂u के जगह पर हो जाएगा इतना /∂r, तो क्या हो जाएगा -½ के तो बाहर हो जाएगा, R² का 2R हो जाएगा, ठीक है। तो -KR, माइनस तो किसके बारे में बता रहा होगा, एट्रैक्शन के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होगा कितना, तो KR होगा मैग्नीट्यूड, ये एट्रैक्शन के बारे में बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो चूंकि वो सर्किल में घूम रहा है, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्किल में घूमता है, तो F को mv²/r के बराबर कर दीजिएगा। कि ये समझ में आया कि -KR में माइनस को क्यों हटा दिए, KR को क्यों लिए, क्योंकि सर्किल में तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस है जो कि अट्रैक्शन ही ना होगा जी, तो माइनस अट्रैक्शन हो गया, तो मैग्नीट्यूड केवल इतना है। तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है F सेंट्रीपिटल, वो mv²/r के बराबर होता है, तो mv²/r बराबर हो गया उसके। तुम यहाँ देख रहे होगे, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो v² प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R² के। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि v प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R के। अब ये एक रूल हो गया, दूसरा क्या होगा कि क्वांटाइजेशन वाला लगाओगे, तो mvr = n × h/2π होगा। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों को R के टर्म में डाटा देना था, R के लिए है तो v के जगह पर पुट करना था, v प्रोपोर्शनल है किसके, R के, तो v के जगह पर R पुट कर दो, तो R² प्रोपोर्शनल हो जाएगा n के, तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, √n के। तो R प्रोपोर्शनल √n के किस में है, तो ये गलत हो गया,
ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत हो गया। अब इस दोनों में देखना है तो एनर्जी वाला देखना है, तो एनर्जी में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी भी उसी ढंग से आएगा। तो कर दो, तो कितना हो जाएगा एनर्जी का अगर बात करोगे तो वो किसके बाद कहीं से भी तुम निकाल ले सकते थे, भी मालूम हो गया तो यहाँ से भी कर ले सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हो। तो हाफ के, देखो इसको प्रोपोर्शनल कर दे रहे, ठीक है, तो हाफ के और आर है जो कि √n के प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब कहने का सेंस कितना हो गया कि प्रोपोर्शनल हो गया n के। तो n के प्रोपोर्शनल एनर्जी n के प्रोपोर्शनल किस में दिया है, इसमें दिया है, तो यही होगा, इसमें नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? और भी निकाल सकते थे, यहाँ पर तुमको मालूम हो गया था, तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट भी तुम कर सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब भी है जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, तो इसको बोल सकते थे प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। यहाँ से भी करते तो आ जाता है n तक, जहाँ से भी करोगे वहीं पहुँचोगे। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, जबकि एक नया टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसे बस यही है कि फोर्स को, पोटेंशियल एनर्जी को जो पढ़े हैं वैसा नहीं लगेगा। जैसे फोर्स है जो कि 1/r² से वेरी नहीं करे, पोटेंशियल एनर्जी 1/r से वेरी नहीं करे, तो आपको समझ जाना है कि फोर्स निकाल के सेंट्रीपिटल वाला लगा देना है, F नेट mv²/r के, और mvr इक्वल टू, ये बोर क्वांटाइजेशन है, ठीक है, और ये वाला लगा दिए, दोनों से कर लीजिएगा, चल आएगा, ठीक है, वो ईजिली है, मैंने देखा हुआ था। चलो अब यहाँ देखो क्या है कि ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल A हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 10 मिलीक्यूरी, ठीक है, हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल ऑफ डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल B हैज एन एक्टिविटी ऑफ 20, मैंने पहला वाला का दिया हुआ है 10 मिलीक्यूरी क्या एक्टिविटी, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा उसके लैम्डा इंटू n। बोल रहा है कि उसमें जो है ना वो दूसरे वाले का डबल है, तो यहाँ पर डायरेक्टेड 2 ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाला का दे रहा है कि 20 मिलीक्यूरी है, तो ये बराबर हो जाएगा इतना, और इसके रिस्पेक्ट में उसका डबल था तो उसको 2n लिए, तो ये वाला हो गया n हो गया, ठीक है। तो आपको बोल रहा है द करेक्ट चॉइसेस फॉर हाफ लाइफ ऑफ A एंड B वुड बी, मैंने A और B के हाफ लाइफ के बारे में, तो हाफ लाइफ का रेशियो क्या होगा, तो लैम्डा का इनवर्स होगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, तो इससे हो गया 2 बार में, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लैम्डा 1/λ2, तो लैम्डा 1/λ2, तो इसको इधर फेंकिएगा तो 1/4 होगा। और लैम्डा कितना होता है, टी हाफ होता है 0.693/λ, या लैम्डा होता है 0.693/t, तो इसका मतलब इन्वर्स में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको उलटिएगा तो ये T2/T1 का वैल्यू 1/4 होगा, इसका मतलब T1/T2 का वैल्यू 4 होगा। तो T1/T2 4 देख लीजिए किसमें है, इसमें है, हाँ है, तो ये होगा, इसमें है नहीं है तो ये गलत होगा, इसमें है नहीं है तो ये गलत होगा, इसमें है नहीं है तो ये गलत। चारों ऑप्शन से जान करके गुजरते हैं, अदरवाइज तो पकड़ा ही गया था, ठीक है, तो सबसे गुजर जाना है। चलो यहाँ देखो दिया हुआ है कि यूजिंग ए न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ इमिटेड पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर काउंटर होता है, ठीक है, उससे क्या किया गया, काउंट रेट मेजर किया जा रहा है। बोल रहा है एट T=0, मैंने एक्टिविटी मेजर किया जा रहा है, एट T=0 इट वाज 1600 काउंट्स पर सेकेंड, एंड T=8 सेकेंड इट वाज 100 काउंट्स पर सेकेंड। समझना जी, 1600 और 100 दिमाग में कुछ क्लिक किया होगा, 16 टाइम्स जब भी होता है हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, इसका मतलब पेन चलाना नहीं है, वो हवा में ही सोच करके बना लेना है। तो शुरू में 1600 था, यहाँ पर 100 है, तो 1/16 टाइम्स, इसका मतलब हो गया हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, मतलब 4 हाफ लाइफ। तो 4 हाफ लाइफ दिया है 8 सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हाफ लाइफ हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि द काउंट रेट ऑब्जर्व्ड एज काउंट्स पर सेकेंड एट T=6 सेकेंड, तो हाफ लाइफ तो पता चल गया 2 सेकेंड, समझ में आ रहा है ना। तो कह रहा है कि 6 सेकेंड में क्या होगा, हाफ, 1/4, 1/8, तो 1/8 हो जाएगा, तो इसका 1/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट आप मार दे सकते हैं 200, समझ में आ रहा है। तो एज यूजुअल है, इसको आप इजीली डील कर सकते हैं, इसको भी हवा में ही बात कर दिया जा सकता है, लेकिन हम बना दिए हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि 2 पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर
देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली। परपेंडिकुलर पर मूव कर रहा है, ठीक है। कर रहा है द पार्टिकल सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, चिपक गया। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फाइनल पार्ट के लिए, जिसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है तो λ1 हो जाएगा किसके बराबर, h/p1 के बराबर, ठीक है, पहला पार्टिकल के लिए। दूसरा पार्टिकल के लिए λ2 किसके बराबर हो जाएगा, h/p2, और एक का p1 इधर है, दूसरा का p2 इधर है। तो जो फाइनल होगा, दोनों चिपक गया है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, नेट ना होगा जी। p1 और p2 था तो दोनों चिपक गया, तब नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, √p1² प्लस p2², यही वाला होगा। अब इस तीनों में क्या करना है आपको, रिलेशन लाना। रिलेशन के लिए क्या बताए थे, तीनों में जो कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, हटा दिए, उसके बाद डाटा पुट कर दीजिए। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1/√, आप p1 के जगह पर हो जाएगा 1/λ, तो 1/λ का स्क्वायर, तो इतना प्लस p2, तो p2 को इसको इधर करिए तो हो जाएगा 1/λ2 का स्क्वायर। इसको इधर फेंक दीजिएगा, इसको इधर फेंकिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, चलिए पहले कर देते हैं, इसे एक बार में भी लिखा जा सकता था, 1/λ1² प्लस 1/λ2², ये बराबर किसके हो जाएगा, 1/λ, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 1/λ1 का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/λ का स्क्वायर। ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आ जाएगा। कुछ किया गया नहीं, पहला वाला के लिए लिख दिया गया, दूसरा वाला के लिए लिख दिया गया। अब शुरू में मोमेंटम p1 था एक का, दूसरा का p2 था, अब दोनों टकराया तो चिपक गया, तब एक साथ चलेगा तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, तब नेट मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो नेट मोमेंटम शुरू में था √p1² प्लस p2², तब बाद में पार्टिकल का नेट मोमेंटम हो जाएगा कितना, √p1² प्लस p2², वही कर दिया गया, ठीक है, उसका कर दिया गया इसको। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि ए 2 मिलीवाट लेजर ऑपरेट्स एट ए वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर पर क्या कर रहा है कि लेजर ऑपरेट कर रहा है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन वाला में तो दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको क्या किया है, 2 मिलीवाट पावर दे दिया है, ठीक है, तो 2 × 10⁻³ P दे दिया है आपको, और T का वैल्यू 1, क्योंकि पर सेकेंड बात कर रहा है तो P × T, ये बराबर किसके हो जाएगा, और वेवलेंथ दे दिया है तो N × Hc हो जाएगा 1240 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नैनोमीटर में दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, अगर वो एंगस्ट्रम में था तो 12400 लिखते, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से देख लीजिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, n ना चाहिए, तो n कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको इधर फेंक दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। और इसको इधर फेंकिएगा तो ऊपर हो गया 10⁻⁻1, ये गया तो हो गया 124, और यहाँ पर हो गया 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 × 10⁻19। इसी को डील कर लीजिएगा, कुछ है नहीं, आप करके देख सकते हैं। तो ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 10⁻19, तो इससे होगा तो 10⁻18 हो जाएगा बाई 124 × 1.6, अप्रोक्स में आंसर ला सकते हैं। आप देख सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 10⁻16 के अप्रोक्स में दिया है ना, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं 10⁻16 × 100 कर दिए, ठीक है। तो 4 से ये हो गया 25 बार में, इसको 10 यहाँ लिख देते हैं, और 4 से ये हो गया 4 बार में, ठीक है। फिर 2 से हो गया 2 बार में, 2 से हो गया ये 5 बार में। तो अब कितना हो गया देखिए, 25 × 5 = 125, माने अप्रॉक्स ये दोनों इससे कैंसिल हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 0.5 × 10⁻16, 0.5 × 10⁻16, इसका मतलब 5 × 10⁻15, तो ये वाला हो जाएगा। समझ में आया क्या किए, देखिए ना, यहाँ 124 है ना, यहाँ पर 125 है, तो अप्रॉक्स ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 × 10⁻16, ठीक है। तो 0.5 × 10⁻16, तो उसका 10 एक इसको दे दीजिए तो कितना हो गया, 5 × 10⁻15, तो वो वाला हो गया। चलिए आगे देखिए, कुछ है नहीं, आप जान रहे होंगे। फिर यहाँ पर क्या दिया है कि टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम n = 3 to n =
2। ये देखिए एक्स्ट्रा डाटा दिया, ये देना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोला है क्या बाल मारते, इसका मतलब 2 में गिर रहा है फर्स्ट लाइन में जस्ट ऊपर से, तो ये दे दिया है। नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं देता तो ज़्यादा अच्छा होता। 660 नैनोमीटर मतलब जो फर्स्ट बाल्मर सीरीज में है उससे उतना आ रहा है। और कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बाल्मर लाइन, सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ऊपर के ऊपर से, मतलब 2 में कहाँ से गिरेगा, 4 से। ये दे दिया है, ये भी इसको देना नहीं चाहिए था लेकिन वो दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि वेवलेंथ बताइए। वेवलेंथ वाला में तो जंपिंग हो रहा है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 1/λ, लैम्डा कितना आया है 660 नैनोमीटर, तो 1/λ हो जाएगा r। और चूंकि हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे, Z1 हो गया था RZ² खत्म हो गया, 1/N1² माइनस 1/N2²। ये पहला वाला के लिए हुआ। दूसरा वाला में निकालना है तो इसको 1/λ रहने दिए, ये हो गया r 1/, अब बाल्मर में ही है तो इतना -4²। इसी का क्या करिएगा, रेशियो ले लीजिएगा, इसको डील कर लीजिएगा। तो रेशियो लीजिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा λ/660 नैनोमीटर। ये बराबर हो जाएगा क्या 1/4 1/9, 9 इधर गया 4 इधर गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया क्या 36, तो 5/36 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 4 है यहाँ 16 है, तो 4 4 कर दीजिए, तो 4 - 1 3, तो 3/16 हो जाएगा, तो 3/16 हो गया। ठीक है, वो कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा अपना। अब इसको जो भी आपको करना है देख लीजिए। तो नीचे से नीचे काटेगा, 4 से ही 4 बार में, 4 से ये 9 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा λ/660 नैनोमीटर, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 20/27 हो जाएगा। अब डील कर लीजिएगा। λ आप ऐसे भी कट कर सकते हैं कि 3 से ये 9 बार में हो जाएगा, 3 से 2 2 0 इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा λ उसको उधर फेंक दीजिए, तो ये होगा क्या 22 कितना हो गया 4400/9 नैनोमीटर इक्वल टू कर लीजिएगा आप, तो 9 चक्का 36। ठीक है, 8 0 तो 9 8 72। ठीक है, फिर 8 0 9 8 72, ऐसे ही कर करके जाएगा तो इतना नैनोमीटर। तो 488.9 ये वाला हो गया, इसको मार दीजिए। ठीक है, इसको देखिए कह रहा है कि ए हीलियम प्लस आयन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया n = 2 में है, तो कह रहा है इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए हम लोग को हीलियम वाला या तो आप कैलकुलेट करिए, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगा कैलकुलेट करना। ठीक है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माने n = 2, तो अगर हाइड्रोजन रहता, क्या रहता, हाइड्रोजन रहता तो n = 2 में कितना एनर्जी रहता है -3.4 टोटल एनर्जी, तो इसका मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता 3.4, तो हीलियम का है तो उसका 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो 3.4 × 4। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा, तो कर लीजिएगा 13.6 आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका एक तरीका और भी होता है जी कि छोड़ो कोई मतलब है नहीं, यही वाला आसान है। ऐसे एक तरीका और होता है कि हाइड्रोजन के जिस स्टेट में बोलता है ना हीलियम के लिए उसका डबल स्टेट से एक कहानी चलता है, तो इसमें क्या हो गया कि डबल स्टेट में बोला, इसका मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट स्टेट से, तो डायरेक्ट कोई इसको बोल दे सकता था, लेकिन खैर उतना मतलब नहीं रखिए। हाइड्रोजन वाला हम लोग को याद रखता है, और किसी से भी निकालना था तो Z² से करके निकाल देते हैं, काम हो जाता है। तो ये वाला तो आप देख रहे होंगे कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है एन एक्साइटेड हीलियम प्लस आयन इमिट्स 2 फोटोन इन सक्सेशन विथ वेवलेंथ 108.5 नैनोमीटर एंड 30.4 नैनोमीटर। ठीक है, सक्सेशन में हुआ है। इन मेकिंग ए ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, मैंने 2 सक्सेशन में वो ग्राउंड स्टेट में आ चुका है। ठीक है, बोल रहा है कि द क्वांटम नंबर n कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज, मतलब 2 बार में क्या हुआ है कि जंप करके ग्राउंड स्टेट में आया है, तो आपको n के बारे में पूछ रहा है। तो
हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ से और यहाँ से इस दोनों का एनर्जी जोड़ के निकाल लेंगे तो टोटल एनर्जी जंपिंग का मालूम हो जाएगा। जैसे ही टोटल एनर्जी हीलियम का जंपिंग का मालूम होगा 4 से डिवाइड करके हाइड्रोजन वाला कर लेंगे। हाइड्रोजन वाला हम लोग को याद रहता है। ये कंपटीशन का बेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज तो 1/λ = RZ² 1/n1² - 1/n2² भी करके बना सकते हो, लेकिन वो इरिटेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डील करते हैं। तो ई टोटल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। तो ई टोटल का वैल्यू हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 108.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये वाला हो जाएगा कितना 1240 डिवाइडेड बाई 30.4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? तो इसको ऐसे कर दीजिए, 5 से 2 बार में 1 बार में, ठीक है, 7 बार में, 5 से 2 बार में 4 बार में 8 बार, तो इतना हो गया। अरे बस ये कैलकुलेशन है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। मेन कंसेप्ट यही है क्या कि टोटल एनर्जी को जोड़ दीजिएगा तो हीलियम का जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करिएगा। हाइड्रोजन वाला हम लोग को याद रहता, तो इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3, 8 4 12 के 2, बाकी 1 2, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हीलियम का। तो डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा डेल्टा ई? तो हो जाएगा 4 से डिवाइड। अच्छा एक चीज़ तुम समझ रहे हो कि यहाँ अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं लिए? अप्रोक्सीमेशन इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ऑप्शन में जो है वो नज़दीक कर करके दिया हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कब लेना? जब ऑप्शन में या तो दूर दे, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है ना वो कम दे। जब 1 और 2 के बीच में गैप रहता है, 2 और 3 के बीच में भी गैप रहता है, 3 और 4 के भी बीच में गैप रहता है, लेकिन जैसे जैसे तुम जाओगे तो फिर क्या होगा कि गैपिंग कम होने लगेगा। गैपिंग जब कम होगा और अप्रोक्सीमेशन से सवाल बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है ये क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो हीलियम के लिए ये है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 13.06 अप्रोक्स इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए तो हम लोग को याद रहता है कि पहला 1 से 2 के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है? 10.2 का होता है। फिर कितना होता है? तो 12.05 का होता है। फिर कितना होता है? तो 12.75 का होता है। फिर कितना होता है? 13.06। मैच कर गया, चौथा बार में मैच कर गया, तो जंपिंग हुआ 4, मैंने टोटल 5 हो गया। वो आपको याद रहेगा हाइड्रोजन वाला, तब ऐसे डील होगा, अदरवाइज क्या है कि लटकते रह जाइएगा। तो यार कुछ है ना हाइड्रोजन वाला में, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये वाला जो है ना मैच कर गया 5 इसलिए बना है। ये वाला होता है जो 10.2 होता है, ये वाला होता है 12.05, ये जो होता है 12.75, और ये जो होता है वो 13.06 होता है। अगला जो होता है यहाँ तक याद रखना रहता है, ये जो हो जाएगा वो 13.22 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये मैच कर गया तो 2 2 4 1 5 5 हो गया। तो ऐसे अगर रहेगा तो जल्दी डील होगा। अदरवाइज लगाइएगा 1/λ = RZ², तो वो क्या करेगा? लेंदी कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई A and B आर 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। हाफ लाइफ 10 मिनट 20 मिनट दिया है। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ इनिशियली ए सैंपल हैज इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों का क्या था? सेम था। तो कह रहा है कि देन आफ्टर 60 मिनट्स द रेशियो ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, जो बचा हुआ है वो नहीं, डिकेड न्यूक्लियाई ऑफ A एंड B क्या होगा? तो रेशियो कितना हो जाएगा डिकेड का? तो 60 मिनट क्या है जी? इसका जो है वो 6 टाइम्स है, इसका मतलब 6 हाफ लाइफ। तो 6 हाफ लाइफ होगा तो कितना हो जाएगा? हाफ हाफ हाफ, तो 1/8 हो गया, और फिर डिटो उतना ही कर दो तो कितना हो गया? 1/64 टाइम्स हो गया। तो उतना बचा हुआ रहा था, डिकेड कितना हो जाएगा? तो इतना डिकेड हो जाएगा। ठीक है, इतना n0। और ये बोला 20 मिनट के हिसाब से क्या है कि 3 हाफ लाइफ है, तो 3 हाफ लाइफ में 8 टाइम्स हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतना 1/8 टाइम्स बचा हुआ रहेगा, डिकेड कितना हो जाएगा? तो इतना n0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 64, तो ये हो गया 63/64, और ये कितना हो जाएगा?
इसको इधर करिएगा तो ये हो जाएगा 7/8, तो 8 से 8 कट गया, ये इतना हो गया, तो 9:8 हो गया। 9:8 कौन है? ये वाला। ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो यहाँ देखना, करोगे तो टाइम लगेगा। जैसे कि ये तुमको पता रहना चाहिए कि सपोज दैट n0 है तो t1 टाइम में x हुआ, ठीक है। फिर क्या हो गया कि फिर t1 टाइम में x टाइम्स कम होता है। तो कहने का सेंस क्या है ना कि अब बार बार तुम t1 ही नहीं पकड़ो, अगर बहुत ज़्यादा करना है तो t1 टाइम में x टाइम्स कम हुआ तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, n0/x हो गया। फिर t1 टाइम तुम लिए तो फिर इसका n0/x होगा, तो इतना। अब क्या होगा? फिर t1 लोगे, वो लेंदी प्रोसेस है। t1 में हुआ इतना, फिर t1 में हुआ इतना। अगर ज़्यादा लंबा करना है तो फिर क्या करो कि डायरेक्ट अब 2t1 लो, तब यहाँ से यहाँ देखोगे तो 1/x² होता है, तो वहाँ से यहाँ देखोगे तब फिर क्या हो जाएगा? ऐसे करके चलते। यही हम किए यहाँ पे, मैंने मन में अगर करना है तो अदरवाइज फॉर्मूला लगा के बनाना है तो कोई बात ही नहीं है। ये जो है ना, हाँ 10 मिनट है और हाफ लाइफ और 60 मिनट का बात किया, तो हम क्या किए कि 10 पकड़ लिए, तो हाफ 1/8 तो हो गया। तो 30 में 1/8 हुआ तो अगला 30 में फिर 1/8 होगा, तो 1/64 होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे दिमाग में चलाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज बनाने का तरीका तो बहुत सारा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। और ये वाला है जो कि क्लास में पूरा डिस्कस किया गया है जी इसको। चलो यहाँ देखो, आगे देखो, यह हुआ है कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स स्टार्ट्स कंडक्टिंग एट 0. ये बताने का जरूरत नहीं है, वो नहीं भी बोलता तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि 0.3 और 0.7 में होता है। करा इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, मतलब क्या किया गया है कि जर्मेनियम को रिवर्स किया गया, द वैल्यू ऑफ V0, ठीक है, चेंजेज बाई, तो कह रहा है कि V0 का वैल्यू जो होगा वो कितना चेंज होगा। और ये भी अगर नहीं देता तब भी हम लोग मानते हैं क्या कि ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, रिवर्स में जर्मेनियम का। तो इसको क्या करिएगा कि हम लोग कितना से चेंज हुआ था, पहले वाला निकाल लीजिए, बाद वाला निकाल लीजिए, चेंज ले लीजिए तो चल आएगा। तो इसको क्या करिएगा बताइए, इसको 0 वोल्ट मान लीजिएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, तो ये वाला आ गया 12 वोल्ट, ठीक है, और ये वाला है 0 वोल्ट। अब अगर इस दोनों को देखिए तो ये कंडक्ट होगा कितना पर? 0.3 वोल्ट पर, और ये कंडक्ट होगा कितना पर? 0.7 वोल्ट पर। तो 0.3 वोल्ट वाला कंडक्ट हो जाएगा। जब ये कंडक्ट हो जाएगा तो इसको कंडक्ट करने दिया ही नहीं जाएगा, ये क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। तो कहने का सेंस क्या है कि इस दोनों में अगर देखा जाएगा तो पहले ये है जो कि रास्ता खोलेगा करंट के लिए। जब ये रास्ता खोल देगा तो 0.3 है जो कि फिक्स किए रह जाएगा, यहाँ के क्रॉस भी है, यहाँ के क्रॉस भी, तो इसको खोलने का मौका ही नहीं देगा। तो 12.3 है जो कि घटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए? तो 11.7 वोल्ट आ जाएगा, इधर से होने देगा तो, ठीक है। तो शुरुआत के केस में क्या है? 11.7 वोल्ट है। अब क्या बोल रहा है कि इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो जैसे ही इसको रिवर्स करिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, और जैसे ही रिवर्स बाइस्ड होगा तो इधर से तो करंट बहेगा नहीं, तो मतलब एक तरह से बेकार हो गया, तो इसको खोल के फेंक दीजिए। तब तो मजबूरी में इधर से, पहला बार में क्या हुआ कि ये भी बोल रहा है जाओ, ये भी बोल रहा है जाओ, लेकिन ये रास्ता पहले खोल दे रहा है। ये क्लास में डिस्कस किया जा चुका है जी। ये रास्ता पहले खोल देगा तो इसको खुलने का मौका ही नहीं मिलेगा। 0.3 ये अपने पर कर देगा तो 0.3 यहाँ भी रह जाएगा, और ये खुलेगा कितना पर? 0.7 पर, तो ये रास्ता खोलेगा ही नहीं, तो उधर से ही करंट जाएगा। तो ये 12 है, 0.3 से इसका EMF ऐसे रहेगा, तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा 11.7 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको रिवर्स करिएगा और कह रहा है कि ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, और रिवर्स बाइस्ड करंट बहने नहीं देगा, तो इसको हटा करके फेंक दीजिए आप, तब केवल आपके पास ये बचेगा। तो यहाँ 0 मानिएगा तो ये तो प्रोसेस वही रहेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि ये 12 है, अब इधर से ये जैसे ही उल्टा हुआ तो हट गया, अब ये करेगा जो कि 0.7 इधर करेगा, तो इधर करेगा। तो यहाँ पर अगर पहुँचिएगा आप तो 12 माइनस 0.7 करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11.3 वोल्ट हो जाएगा। तो पहला केस में यहाँ पर 11.7 वोल्ट था, और दूसरा केस में कितना है? 11.3 वोल्ट है। तो इस दोनों के बीच में कितना गैप है? तो 0.4 वोल्ट। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको कोई बिना पेन उठाए भी बना दे सकता था, कोई सोचता कि ये 0 है तो ये 12 हो गया, और पहला बार में रास्ता ये खोलेगा, तो जब पहला बार में रास्ता ये खोलेगा तो 0.3 घटाएगा, और दूसरा बार में क्या है कि इसको
उल्टा कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा और ये 0 पॉइंट क्या करेगा 7 घटाएगा। तो पहला बार में यहाँ तक जाने में ये 0.3 घटा रहा है और दूसरा बार में ये जाने में 0.7 घटा रहा है। तो गैपिंग कौन हुआ था, पहले 0.3 घटा 0.7 घटा था, गैपिंग 0.4 का हुआ। तो बिना पेन उठाए भी इसे बनाया जा सकता था। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि टू गेट आउटपुट 1 एट आर। ठीक है, यहाँ पे 1 आउटपुट चाहिए फॉर द गिवन लॉजिक गेट सर्किट। इस सर्किट के लिए इनपुट वोल्टेज क्या होगा, ओवरऑल क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो इसका दो तरीका है। एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं कि ऑप्शन को ही क्या करिए कि इसमें पुट कर दीजिए, पुट करके चेक कर लीजिए, जो भी यहाँ पर आउटपुट 1 देगा वो सही आंसर हो जाएगा। और एक क्या होगा कि आप क्या करिए कि पहले इसका एक्सप्रेशन लिखिए, उसमें डाटा पुट करिए। ठीक है, तो आप जैसे भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सप्रेशन लिख करके डाटा पुट करते हैं। तो या पहले चलिए डाटा पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 रखिए, तो देखते हैं कहाँ पे आता है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। ये 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 0 है तो ये वाला 0 हो गया, और ये 0 है तो ये वाला 1 हो गया। अब ये 0 0 है तो यहाँ पर तो 0 आ गया। ये 1 1 है तो 1 के बाद यहाँ 0 हो जाएगा। और ये 0 0 है तो ये 0 देगा तो यहाँ 1 देगा। देखिए पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, पहला ऑप्शन मैच कर गया, आउटपुट 1 आ गया, इसका मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी चेक करके देखिएगा तो इसका मतलब नहीं आता होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये वाला हो गया। अगर ये नहीं मैच करता तो दूसरा को करके देखते हैं। ठीक है, या फिर आप एक्सप्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं कि ये x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बार, और ये x है तो यहाँ पर क्या पहुँचेगा x पहुँचेगा। और अगर जो आप इसको ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये x है तो ये x बार हो गया, और ये x है तो यहाँ पे x ही हो गया था। ये y है तो यहाँ पे y हो जाएगा, और यहाँ पर जाइएगा तो ये वाला हो जाएगा y बार। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा x बार प्लस y, मतलब और गेट ना है। और यहाँ पर जाइएगा तो ये नॉर गेट, नैंड गेट है, तो कितना हो जाएगा x डॉट y बार पर होल बार, ऐसा है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर आपको आना है, एक देखिए ऑप्शन पुट करके तुरंत बन जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए इसे भी करके देखते हैं। तो इसको पुट करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x बार प्लस y प्लस मतलब हो गया और हो गया। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा x डॉट y बार का होल बार, माने इस दोनों को जोड़ दिए और उसके बाद ऐसा कर दिए। अब उसी को क्या करना है, डिमॉर्गन रूल वगैरह लगा करके सॉल्व कर लीजिए। तो इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए। तो इसको पहले तोड़िएगा बार को, तो इस पर गिरेगा तो ये हो जाएगा x बार प्लस y पर बार प्लस डॉट, और ये वाला क्या हो जाएगा, मोड टूटेगा तो ये मोड ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x बाई बार, ऐसा बच जाएगा ऐसा। ठीक है, और अब फिर से मोड को तोड़िएगा तो ये वाला हो जाएगा कितना, मोड टूटेगा तो इस पर डबल बार आएगा तो ये x हो जाएगा, यहाँ पर डॉट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बाई बार हो जाएगा, और ये वाला कितना हो गया x बाई बार, ऐसे हो गया। अब यहाँ भी पुट कर दे सकते हैं। तो x का वैल्यू 1 पुट करिए तो वो, अच्छा दोनों एक ही आ गया लगता है, x डॉट बाई बार हो गया, हाँ तो दोनों एक ही आ गया। तो दिस इंटू दिस माने एंड हो गया, तो एक तरह से ये किसके बराबर हो गया, x डॉट बाई, कोई गड़बड़ नहीं हुआ देख लीजिए, नहीं ठीक तो है। तो x डॉट बाई का बार ओवरऑल ये वाला पूरा होकर के इतना आ गया। तो x का वैल्यू 1 पुट किए और बाई का वैल्यू क्या पुट किया 0, तो 0 पुट करिएगा तो हो जाएगा 1, तो 1 1 1 हो गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू 1 पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 दे देगा। इसका वैल्यू 0 पुट करिएगा तो 0 ही दे देगा, इसका वैल्यू 0 पुट करिएगा 0 ही दे देगा। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया, वही वाला हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या बाई ऑप्शन भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो
द करेंट थ्रू द जीनर डायोड इज, इस जीनर डायोड से कितना करंट जा रहा है ये पता करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा बच्चा मिसकंसेप्शन देखना जी, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 दिया है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चा क्या सोचता है ना कि इससे ज़्यादा ये है तो ये टूट ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो अगर एक सर्किट रहेगा तब क्या होगा कि जितना अप्लाई करेगा उतना उस पर लगेगा, तब तो फिक्स है कि अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है ये, लेकिन इसका पूरा वोल्टेज केवल ये नहीं ले रहा है, ये भी ले रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टूटे, टूटना नहीं टूटना वो अलग बात है, जनरली ऐसा केस देता है कि टूट ही जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या बता रहे हैं कि अगर जो कभी वो फंसाना चाहेगा तो ऐसा कर दे सकता है कि आपको जो है कि क्या किया कि यहाँ 120 दिया है ना, यहाँ पर क्या करता कि 110 दे देता, तो आपको क्या लगेगा कि 120 है 110 है तो टूट जाएगा, जबकि उस केस में नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हम एक यूजुअल बात आपको बता रहे हैं कि मैंने श्योर शॉर्ट नहीं हो जाना है कि इससे ज़्यादा ये है तो टूट ही जाएगा, वो एक सर्किट रहता है तब होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले हमको जीनर का कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा तो पहले पता करना पड़ेगा कि ये टूट रहा है या नहीं रहा है। तो टूट रहा है या नहीं रहा है इसके लिए क्या बताया गया है कि पहले इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं कि नहीं टूटा, पहले मान लेते हैं कि नहीं टूटा। तो अगर मान लोगे तुम कि नहीं टूटा तो इसको पहले ऐसे करोगे, लेट नो ब्रेकडाउन, यहाँ समझना, यहाँ देखो लिख दिए हैं लेट, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो पहले चेक तुमको करना पड़ेगा कि क्या कहानी चलता है। तो अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये ऐसा रहेगा, 10 किलो ओम हो गया, ये 120 वोल्ट हो गया, ये 5 किलो ओम हो गया। तो पहले देखो ब्रेकडाउन हो या नहीं हो, हम लोग पहले ये मान के चलते हैं कि ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो पहले इसको हटाओ, और इसको हटा देने के बाद जहां से ये कनेक्टेड था ना उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना माने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ। तो पहले करंट निकालो, तो पहले करंट निकालोगे तो हो जाएगा 120 बाई कितना हो जाएगा 15K इंटू 10K, मैंने वोल्टेज डायरेक्ट निकाल देते हैं इसके अक्रॉस, ठीक है। तब वोल्टेज अक्रॉस 10 किलो ओम, एक्चुअली हम जीनर के अक्रॉस निकालें, इसके अक्रॉस निकालना माने इसके अक्रॉस निकालना। तो यहाँ से क्या हो गया कर दीजिएगा, तो 15 से कितना बार में हो गया 8 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 80 वोल्ट, यहाँ समझना जी। तो अगर हमको पता नहीं है कि ये टूटा है कि नहीं तो पहले हटा देंगे, और जिससे ये लगा हुआ था ना उस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब वोल्टेज कैलकुलेट किए इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस मतलब इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस किए तो 80 वोल्ट आया। तो समझना इसका मतलब इसके अक्रॉस 80 वोल्ट है, और अगर 80 वोल्ट है तब तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग पहले माने थे कि ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तब बना करके देखे तो जीनर के अक्रॉस आ गया 80 वोल्ट, और ये है जो कि 50 वोल्ट पर ही क्या हो जाता है ब्रेकडाउन इसका हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जीनर ब्रेक हो रहा है। एक बात तुम समझना, अगर जो यहाँ पर इसका देता 90 वोल्ट और यहाँ पर 120 वोल्ट देता तब ये ब्रेकडाउन होता ही नहीं। क्यों, कैसे करते, पहले इसको क्या करते कि हटा देते, जैसे ही हटाते तुम तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करते तो 80 आता, तो इसके अक्रॉस आया 80, मान लो कि यहाँ पर दिए हुए है 90, तब ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो एक बार जरूर वो कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ करके तुमको फंसाएगा, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ के जरूर फंसाएगा कभी ना कभी। तो ये समझ में आ रहा है, तुमको लगा कि नहीं सर क्या चेक करने का जरूरत है, तो डायरेक्ट पता चला, डायरेक्ट नहीं पता चल रहा, वो एक संजोग है कि यहाँ पर टूट रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी उस ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा है जिसमें तुमको फंसा सके, वो कभी ना कभी फंसाएगा। तो जनरल केस क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा उसके लिए पहले इसको हटा देते हैं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो इसके ब्रेकडाउन से ज़्यादा है इसका मतलब ये टूटेगा, और अगर इससे कम है तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि 80 वोल्ट हो गया जो ज़्यादा है, इसका मतलब ये टूटेगा। जैसे ही टूटेगा तो क्या होगा कि इसका सर्किट फिर कैसे बन जाएगा, तो इसका सर्किट जो बनेगा ओरिजिनल, ये तो हम लोग बस चेक कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा, ये बैटरी है, अब एक तरह से बैटरी की तरह काम करेगा, ठीक है। और
ऐसा एक बात समझे ना कि अगर मान लो इसका 90 देता तो तुम ऊपर से देखते तो बोलते ये 90 है, ये 120 ब्रेकडाउन हो जाएगा, जबकि वो ब्रेकडाउन नहीं होता। तो सब क्लास पर हम पूरा डिस्कस कर दिए अच्छे से। तो ये वाला है 120 वोल्ट, ये है 5 के ओम, ये है 10 के ओम, ये है 50 वोल्ट, ठीक है। तो अब आपको किस में निकालना है, इसमें करंट निकालना है। तो इसको मान लीजिए 0, तो ये कितना हो गया 120 वोल्ट, ये भी हो गया 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट है, तो ये 0 है, तो ये हो गया 50 वोल्ट, और ये भी हो गया 50 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें करंट कितना आ रहा है, तो इसमें करंट जो आएगा 120 माइनस 50 कितना हो गया 70 बाई 5 के, तो ये वाला कितना हो गया 14 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसमें करंट कितना जा रहा है, तो इसमें करंट जाएगा 50 बाई 10 के, तो इसका मतलब इसमें जा रहा है कितना 5 मिली एम्पियर, ठीक है। दिस माइनस दिस बाई दिस करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि किसी बैटरी से डायरेक्ट करंट नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, उसका तिकड़म लगा करके ही निकालेंगे। तो इधर से जा रहा है 14 मिली एम्पियर और इधर एंट्री किया है 5 मिली एम्पियर, इसका मतलब इधर होगा जो कि 9 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 9 मिली एम्पियर। इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी जान करके बोले क्या, ताकि तुम ये समझो, क्योंकि जनरल बच्चा का ये मिसकंसेप्शन होता है, अभी तक नहीं पूछा गया इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान देना है क्या कि अगर जो एक से ज़्यादा लूप है तो बैटरी से अगर ये कम भी रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टूट जाए। तो पहले चेक करते हैं, हटा करके चेक करो कि कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है। जितना आया है उससे अगर ज़्यादा रहेगा जीनर वाला तो नहीं टूटेगा, और जीनर वाला कम रहेगा तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, तो ऐसे कर लिया गया। अब ऐसे अगर इसको विदाउट पेन के बनाना रहता तो कैसे सोचता कि ये टूटेगा कि नहीं, तो पहले इसको ढक देता, मान लगा कि नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इस पहले जीनर का क्वेश्चन है तो क्या करेगा कि इसको हटा देगा, इसको ढक दो। तो पहले निकालेगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना बने, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो ये देखेगा 5 के है या 10 के है, इसका मतलब ये x है तो ये 2x है, ठीक है। मैंने वो एक बताया जाता है ना आपको मेथड, तो क्या करोगे कि 120 को 3 भाग में बांट करके 2 भाग इसको दे दोगे, तो 120 का 3 भाग हो जाएगा 40, तो 2 भाग इसको मिल जाएगा तो हो जाएगा 80, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 80 वोल्ट है, 80 वोल्ट है मतलब ये टूट जाएगा, ठीक है। और टूट जाएगा तो एक बैटरी लग जाएगा। अब ये समझोगे कि यहाँ पर है जो कि 50 है, ठीक है, तो 120 या 50, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कितना पड़ रहा है 70 पड़ रहा है, तो 70 बाई 5 के मतलब हो गया 14 मिली एम्पियर। और यहाँ पर है जो कि इसका जो वोल्टेज था 50, वो तो यहाँ पर अटैच्ड होल है, ठीक है, मैंने इसके अक्रॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 50 बाई 10, तो यहाँ 5 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से 14 आया और इधर 5 गया, तो इधर 9 गया। तो बिना पेन टच किए हुए भी बना सकता था, जो प्रैक्टिस में रहेगा हम आपको पूरा बताएं डायग्राम बना, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, दिया हुआ द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए जीनर डायोड इज 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, ठीक है। इसका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5.6 वोल्ट दिया हुआ। तो कह रहा है द करेंट आई जेट थ्रू द जीनर, मैंने यही वाला डिट्टो क्वेश्चन है, तो कह रहा है इससे करंट कितना बहेगा। तो देखो ये 5.6 है, ये 9 है, फिर से बोल रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा देता है कि क्या होता है ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन कभी ना कभी फंसाएगा ज़रूर, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे जी कि इसको हटा दो, पहले मान लेंगे नहीं टूटा तो इसको हटा दोगे, और हटा दोगे तो करके देखोगे तो वो करंट कितना आ जाएगा। अरे इसको हटा दोगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो पहले करंट निकाल करके मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 बाई 1000 इंटू 800, तो कितना हो जाएगा 9 बाई 1000 इंटू 800, तो 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7.2 वोल्ट हो जाएगा इसके अक्रॉस, माने इसके अक्रॉस, और 7.2 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा, और इसका कितना है 5.6 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये टूट गया, और जैसे ही टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बैटरी बन जाएगा। समझ में आ रहा है, वो ऊपर वाला समझा दिए, ये वाला आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही बैटरी बन जाएगा तो एग्ज़ाम में तो यहीं पर बैटरी तुम लगा देना, हम तो खाली ऐसे बना रहे हैं। या फिर ऐसे करो ना कि ये
जाएगा, मैंने बैटरी बन जाएगा, तो इसको हटा दो और एक बैटरी ऐसे लगा दो, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5.6 वोल्ट हो जाएगा। अब कहने का अर्थ क्या है कि आपको इससे करंट पूछ रहा है, फिर से वही करोगे, ये 0 है तो ये हो गया 9 वोल्ट, ये 0 है तो ये हो गया 5.6 वोल्ट, ठीक है, ये भी हो गया 0 वोल्ट। अब क्या हो गया कि आपको इसमें करंट निकालना है, तो हम ऐसा, इस पर तो डायरेक्ट बैटरी से डायरेक्ट करंट नहीं निकाला जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे करंट निकाल लेंगे और इसमें करंट निकाल लेंगे, तो टोटल इतना गया, जितना इसमें जाएगा उसको घटा देंगे तो इसमें निकल जाएगा। तो इसमें करंट कितना जाएगा, तो आई का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा 9 माइनस 5.6, तो ये हो जाएगा 3.4/200। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हटा दो, तो ये हो गया इतना, तो ये हो गया 17 मिली एम्पियर। तो 17 मिली एम्पियर इधर से गया और इसमें कितना जा रहा है, तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है, इसको ऐसे कर दो तो 8 से 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7 मिली एम्पियर। तो कहने का सेंस क्या है कि इधर से गया है 17 मिली एम्पियर और उसमें एंट्री किया है 7 मिली एम्पियर, इसका मतलब इधर कितना करेगा, तो 10 मिली एम्पियर एंट्री करेगा, 10 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। जैसे बिना पेन टच किए हुए इसमें बताए थे, वही इसमें भी बिना पेन टच किए हुए बनाया जा सकता था, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि इन द फिगर गिवन दैट VBB सप्लाई कैन वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, मतलब ये 0 से 5 वोल्ट वेरी कर सकता है। VCC का वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट, मतलब इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है। बीटा DC है जो कि 200 दिए हुए हैं। RB इक्वल टू 100 की, इसका वैल्यू दिया है 100 किलो ओम, ठीक है, और RC का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलो ओम, इतना डाटा दिया हुआ है। और BE, अच्छा इसका डाटा भी दिए हुए है, ठीक है, कितना है 1 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है कि द मिनिमम बेस करंट एंड द इनपुट वोल्टेज एट विच द ट्रांजिस्टर विल गो टू सेचुरेशन। देखो इस पॉइंट को पकड़ना, सेचुरेशन। तो सेचुरेशन में आपको ये पता होगा, समझना, सेचुरेशन जो होता है, एक्टिव और सेचुरेशन में क्या अंतर होता है। एक्टिव में क्या होता है कि बेस इमीटर फॉरवर्ड होता है और बेस कलेक्टर होता है जो कि रिवर्स होता है, ठीक है। लेकिन सेचुरेशन में क्या होता है कि ये भी फॉरवर्ड होता है और ये भी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो पूरा कहानी तो क्लास में बताया जाता है, बस इसमें क्या हो गया कि कलेक्टर बेस जो होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है, जो जनरली रिवर्स रहता है, ठीक है, एक्टिव रीजन में। और बेस इमीटर ये तो फॉरवर्ड पहले भी था, अभी भी फॉरवर्ड है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो होता है सेचुरेशन में चेंज होता है। एक्टिव में ये वाला रहता है जो कि रिवर्स रहता है, इसमें क्या होता है फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो सेचुरेशन बोला तो दिमाग में ये क्लिक कर गया कि ये फॉरवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड होगा। और चूंकि ये बोल रहा है क्या, मिनिमम बेस करेंट, तो एक चीज समझना जी, सेचुरेशन के केस में जब मिनिमम का बात करें तो उस केस में कलेक्टर और इमीटर माने VCE का वैल्यू जो होता है ना वो 0 हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों 0 होता है उसका रीजन बताया जाता है, ठीक है, कि माने सेचुरेशन जस्ट हुआ है उस केस में ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है, माने उस केस में आपको बनाना है। फिर बहुत सारा इस पर कहानी बताया जाता है कि सेचुरेशन में क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि IC का वैल्यू कितना होता है, तो बीटा टाइम्स IB। तो एक चीज़ पता नहीं तुम जानते हो नहीं, ये ध्यान रखना कि IC के वैल्यू बीटा टाइम्स IB ये हमेशा होल्ड करता है एक्सेप्ट सेचुरेशन रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं। सेचुरेशन रीजन में तुम क्या करोगे कि बेस करंट को बढ़ाते जाओगे तो कलेक्टर वाला करंट है जो कि नहीं बढ़ेगा। जैसे कि पढ़ते हो ना जी तुम ये क्या कि IC बाई IB इक्वल टू बीटा, या इसी को कोई पढ़ता है IC इक्वल टू बीटा IB। तो ये क्या बोलता है, बीटा तो कांस्टेंट है, तो ये बोलता है कि जितना तुम ही बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सेचुरेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कभी हो सकता है थ्योरी तुमसे पूछे कि सेचुरेशन में अगर इसको कि
देखो अगर एक्टिव रीजन है तब तो जितना इसको बढ़ाओगे उतना वो भी बढ़ेगा, जितना उसको बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सेचुरेशन के केस में जितना ये बढ़ेगा उतना ये नहीं बढ़ेगा, इसीलिए तो नाम पड़ा सेचुरेशन। सेचुरेट हो चुका है कौन? आईसी, माने आईसी है जो कि अब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। माने ये एक कहानी चलता है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको अभी प्रॉब्लम बनाना है। चूँकि यहाँ पर बच्चा को दिक्कत होता है इसलिए हम बता दिए कि थ्योरेटिकल के लिए कि ये तो फॉरवर्ड होता है, ये रिवर्स होता है एक्टिव में जो फॉरवर्ड हो गया, और एक केस ये वाला कि ये होल्ड सेचुरेशन में नहीं करता, जस्ट सेचुरेट हुआ उस समय तक होल्ड करेगा, लेकिन उससे जैसे ही आगे बढ़ोगे तो होल्ड नहीं करेगा। तो ये दिया है मिनिमम बेस करंट। मिनिमम बेस करंट का मतलब हुआ कि जस्ट उस समय सेचुरेशन हुआ है, तो सेचुरेशन हुआ तो तब तक ये होल्ड करेगा, उसके जस्ट बाद से वो होल्ड नहीं करेगा। तो हो सकता है थ्योरेटिकल कभी पूछे, खैर छोड़ो। तो मिनिमम बेस सेचुरेशन में मिनिमम बेस करंट और मिनिमम वोल्टेज का बात करेगा, आपको समझ जाना है कि इसके अक्रॉस क्या कर देना है, वोल्टेज 0 कर देना, यही थीम है। ये वाला जो बच्चा पकड़ लेगा वो सवाल बना देगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए तो आगे पूछेगा ही ये सब। तो अब देखो इस पर कुछ है नहीं, मैंने आपको क्या कह रहा है कि ये कंडीशन मैच कर गया था, पहले कंडीशन से चलो। तो ये वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज है, चूंकि नेट इसके अक्रॉस नेट 0 है, इसका मतलब जितना इसमें है उतना ही इसमें है, उल्टा डायरेक्शन में है। तो ये तो तुम समझ गए हो कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो VCC ये बराबर होगा IC RC। इसको किरचॉफ लॉ से भी तुम बना सकते हो, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगा, डायरेक्ट इसे सोचो ना, ठीक है। कि मेडिकल का बच्चा था तो उसको बताया जाता कि देखो यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ आओ, तब 0 करो। तुम फिजिकली भी सोच ले सकते हो कि चूंकि ये नेट 0 है तो इसका 2 ही भाग है, तो जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा उल्टा डायरेक्शन में, तभी तो नेट 0 होगा। इसका मतलब VCC इसके बराबर हो गया, ठीक है। अदरवाइज किरचॉफ लॉ लिखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि IC कैलकुलेट हो जाएगा। जो कंडीशन दिया पहले हम लोग वहाँ से चलेंगे, वो वाला पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा है तो वहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ेगा। तो ये समझ गए होगे कि IC का वैल्यू जो होगा VCC, तो VCC दिया हुआ है कितना, देखो तो 5 दिया हुआ है, और RC का वैल्यू दिया है, हाँ दिया हुआ है 1K। तो ये ऊपर जाएगा तो कहने का अर्थ है कि 5 मिली एम्पियर हो जाएगा IC। अब आपको पूछा है बेस करेंट, तो समझना, तो IC ये बराबर होता है बीटा टाइम्स IB। ये कब तक है, सेचुरेशन जस्ट स्टार्ट हुआ, चूंकि मिनिमम पूछा है तो माना जाएगा कि सेचुरेशन जस्ट स्टार्ट हुआ, तो अभी तक ये होल्ड करेगा, इसके बाद होल्ड नहीं करेगा। इससे भी कभी ना कभी क्वेश्चन पूछेगा जी, ठीक है। अभी तो क्या है कि जो बच्चा नहीं भी जान रहा वो आंख मूंद करके इसे बनाएगा, बन जाएगा, लेकिन वो कभी ना कभी फंसाएगा उसमें। हम लोग ये वाला वैलिड नहीं है सेचुरेशन में, लेकिन लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि जस्ट स्टार्ट होने का बात किया है। तो यहाँ से IB का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए तो IC तो हो गया 5 मिली एम्पियर, ठीक है, बाई बीटा, तो बीटा यहाँ कर दो 200, ठीक है। और चूंकि डाटा दिया है माइक्रो में तो ये तो मिली है, ठीक है। तो माइक्रो में दिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जानबूझ करके, तो क्या हो गया कि ये वाला 1000 हो गया, ये मिली है तो ये दोनों मिलकर माइक्रो बना देगा, और 2 से ये हो गया 5 बार में, तो ये हो गया कितना 25, और ये मिली या 10⁻³ ये बना देगा माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब 25 माइक्रो एम्पियर होगा। तो ये वाला तो गलत हो गया, अब उसी दोनों में से किसी को होना है। अब क्या पूछ रहा है आपको कि इतना समझाएं इसलिए ना कि मतलब आप समझिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर बोल क्या रहा है, और कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि इनपुट वोल्टेज पूछता है। इनपुट वोल्टेज मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा समझना, ये करंट इधर जा रहा है, ये फॉरवर्ड है, इसका मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपको दिख रहा होगा। तो 1 वोल्ट का बैटरी टाइप का मान लो, इसमें ये प्लस ये माइनस है, तो अगर इसमें देखोगे तो ये VB से इधर करेगा, ये 1 से इधर करेगा। तो इस लूप में देखोगे तो ये VB से करेगा, ये 1 से करेगा। तो नेट कितना हो गया, VBB -1 नेट वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, इसमें नेट इधर से किया और इधर से किया, तो नेट वोल्टेज इतना हो गया, वो बराबर होगा I नेट। तो I नेट हो गया IB के बराबर, तो IB का वैल्यू तो हो गया इतना, इंटू RB, तो RB हो गया 100 के, यही वाला है,
ठीक है। इसको किरचॉफ लॉ से बना सकते हैं आप कि यहाँ से पहले यहाँ जंप करके जाइए, यहाँ से यहाँ जंप करके जाइए, यहाँ से यहाँ जंप करके जाइए और उसको 0 के बराबर करिए और डील करिए। लेकिन स्मार्टली अगर डील करना है तो ऐसा करिए आप, नहीं तो किरचॉफ लॉ आपको हमेशा से है जी, ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं। तो वी की वैल्यू कितना हो गया, देखो ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 1000, तो ये हो गया 10⁵, तो 10⁵ इससे कैंसिल होगा तो 10⁻⁻1, तो ये नीचे चल जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 2.5 और ये जाएगा तो 1, मतलब 3.5, इसका वोल्टेज 3.5 हो गया, तो ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस ढंग से डील किया जाएगा, ठीक है। और भी एक तरीका है, एक तरीका और क्या है कि वोल्टेज गेन के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन खैर छोड़िए। वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इंटू रेसिस्टेंस गेन के भी हेल्प से थोड़ा सा फिजिकली सोचेगा ना, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 1 है, उधर साइड में इधर कौन है 1 है, तो उस दोनों के हेल्प से भी वोल्टेज गेन से अगर देखेगा तो करंट गेन इंटू रेसिस्टेंस गेन, तो करंट गेन तो दिया हुआ है और रेसिस्टेंस गेन भी दिया हुआ है, तो उधर से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी ऐसे ही करिए तो ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और इसमें हम थोड़ा सा टाइम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चा को दिक्कत होता है कि जैसे ही देखा कि इसका वाला इससे कम है, सोचता है कि ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी तक तो जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें ब्रेक डाउन हो जा रहा है, लेकिन ब्रेक डाउन हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बताए ना कि यहाँ पर 50 जगह पर 90 देता था, बच्चा सोचेगा ब्रेक डाउन हो गया, जबकि नहीं होगा, तो कभी ना कभी फंसाएगा जरूर, ठीक है। उस ढंग से यहाँ भी है, तो यहाँ संजोग एक्चुअली होता क्या है ना कि बच्चा देखता है यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ब्रेक डाउन हो ही जाता है देख करके, ऐसा जरूरी नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए ट्रांजिस्टर हैविंग इनपुट एंड आउटपुट रेसिस्टेंस 100 ओम एंड 100 किलो ओम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने इनपुट आउटपुट रेसिस्टेंस दे दिया, इज शोन इन द फिगर द वोल्टेज एंड पावर गेन। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, वोल्टेज एंड पावर गेन का बारे में बात कर रहा है, तो वोल्टेज गेन कैसे निकल जाएगा, वोल्टेज गेन जो होगा वो होगा करंट गेन इनटू रेसिस्टेंस गेन, ठीक है। तो करंट गेन कितना हो जाएगा, तो करंट गेन हो जाएगा, चूंकि देखो यहाँ वैरी करता हुआ दिया है तो ये हो जाएगा डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, ठीक है। अगर कांस्टेंट रहता तो डायरेक्ट IC बाई IB करते DC वाला, अगर वैरी कर रहा है तो AC वाला लिखेंगे, डेल्टा इतना, आउटपुट बाई इनपुट, तो आउटपुट दिया है कितना 100K, यहाँ पर 100, तो कैंसिल हो गया, वो K बचा, तो इसमें कर लीजिएगा आप डेल्टा IC कैसे कैलकुलेट करोगे, तो किसी में भी 5, 10, 15, 20 है ना, ये ऐसे, तो डेल्टा IC ये वाला हो जाएगा डेल्टा IC और ये वाला क्या हो जाएगा डेल्टा IB, तो ये वाला कितना हो गया देखो, तो 10, ये कितना हो जाएगा, तो 15 - 10, तो ये हो जाएगा 5, यूनिट क्या दिया हुआ है मिली एम्पियर, ठीक है। इसके बारे में तुम बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो x इसका दिया हुआ है, इसका x दिया हुआ है 300 और इसका x दिया है 200, तो घटाओगे तो हो जाएगा 100, यूनिट क्या दिया हुआ है माइक्रो एम्पियर। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला तो आपको करना ही है कि बाई एक्सिस में 15 है, यहाँ 10, तो बाई में चेंज हो गया कितना 5 का, लेकिन यूनिट भी बाई का देखना है यहाँ पर ये, ठीक है। और x वाला में भी यूनिट आपको देखना है, तो इसका x है जो 300 है, इसका x है जो कि 200 है, तो गैप हो गया 100 और यूनिट x वाला का माइक्रो दिया हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या हो गया, आप पुट कर लीजिएगा डाटा, तो पुट कर लीजिएगा, तो डेल्टा IC कितना हो गया 5M बाई ये कितना हो गया 100 माइक्रो, और ये वाला हो गया जो कि K है, K बोले तो 1000 ये वाला, ठीक है। तो देखिए मिली, ये डाटा किस में दिया है आपको, डाटा दिया है आपको 10⁴ के टर्म में, ठीक है। तो आप इसको करिए, तो मिली हो गया जो कि कैंसिल हो गया इससे, और यहाँ से देखेगा तो हो गया 10⁻⁻6, तो 10⁻⁴, तो ऊपर गया 10⁴, तो 10⁴ इतना हो गया। तो 5 × 10⁴ इस तीनों में है, इसमें नहीं है, तो इसको काट दिए, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है
कि पावर गेन तो किसी भी ढंग से निकाल सकते हैं। पी गेन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आई गेन का स्क्वायर इंटू आर गेन, समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी वी इंटू आई, ये भी आप कर सकते हैं। भी वोल्टेज का गेन का स्क्वायर बटा आर गेन, किसी भी ढंग से करके चलाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या है कि वोल्टेज मालूम है तो इसी से कर लेते हैं। तो करंट गेन से भी कर सकते, 3 फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से 3 जाएगा, जैसे आपको बनाना है बनाइए। एक तो हो जाएगा क्या, करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस गेन, और एक क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू रेसिस्टेंस गेन, सॉरी वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, और एक क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन का स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस गेन। जो आप करिए वी स्क्वायर बाई आर वी आई जो भी लगाइए। तो अगर आपको इससे भी बढ़ जाइए तो वोल्टेज गेन कितना हो गया, तो यहाँ से वोल्टेज गेन कैलकुलेट किए ना, तो 5 इंटू 10⁴ इंटू करेंट गेन। तो करेंट गेन तो हो गया इतना बटा इतना, मैंने यही वाला है करेंट गेन, तो हो गया 5 मिली बोले तो 10⁻³ और ये हो गया 100, और ये वाला क्या हो गया माइक्रो। इसको कर लीजिएगा आप। तो 10⁻³ से ये वाला कैंसिल हो गया, 10 बचा जिससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 25 ये दोनों, और ये हो गया 10⁻⁵ ऊपर गया 10⁻⁵, तो 10⁵ कुछ है ही नहीं इसमें, देख लीजिए 10⁻⁶ में दिया है, ये तो 5 हो गया, तो 5 इंटू 10⁻⁵ ये तो नहीं है, तब आपको दिया है कि इसमें 10⁻⁶ में, तो इसको करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁶, 2.5 इंटू 10⁻⁶, ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि द फिगर शोज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विथ ए जीनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज डी। अच्छा ये भी जीनर का ही है। इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 to 16 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जीनर करंट। अच्छा इसमें मैक्सिमम करंट है, यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इसमें मैक्सिमम करंट कब होगा, जब यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब एक तरह से आप यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दिए, कितना, तो 16 वोल्ट आप अप्लाई कर दिए। मैक्सिमम करंट चूँकि पूछ रहा है तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करिएगा, तो 16 वोल्ट आप अप्लाई कर दिए। यहाँ मैक्सिमम करिएगा तब ना मैक्सिमम से वो फोर्स करेगा। तो आपको बोल क्या रहा है कि इसमें करंट आपको बताना है मैक्सिमम, ठीक है। इसका है जो कि ब्रेकडाउन दिया है 6 वोल्ट। फिर देखिए जी इसके रिस्पेक्ट में ये कम है, ठीक है, तो टूट ही जाएगा, ये श्योर शॉर्ट नहीं है, जनरली टूट जाता है, लेकिन श्योर शॉर्ट आप नहीं है तो पहले चेक करेंगे। तो पहले इसको हटा लीजिए, जैसे ही इसको आप हटाइएगा तो ये हटेगा, तो ये क्या होगा कि एक लूप दिखेगा आपको, तो करंट हो जाएगा 16/6 के, ठीक है, 16/6 के हो जाएगा इंटू 4 के, तो 16/6 के वोल्टेज अगर निकालिएगा, पहले चेक करते हैं कि ब्रेकडाउन होगा कि नहीं, जनरली हो ही जाता है लेकिन चेक करना है। तो 16 इस समझ में आया ना क्या, इसको हटा दिए। अब इसमें करके पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाली, तो इसके अक्रॉस मतलब इसके अक्रॉस, तो वोल्टेज क्या होगा 16/6 के, ऐसे बिना पेन उठाए भी सब किया जा सकता है, इंटू 4 के, हम आपके लिए ऐसे कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो ये किसके बराबर हो गया, तो 32/3 माने 10 पॉइंट समथिंग है, तो 10 पॉइंट समथिंग है और इससे ज़्यादा है ये वाला। तो अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पर अप्लाइड हो जाता 10 पॉइंट समथिंग है, ये है, इसका मतलब इसको ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको क्या बताया गया है कि इसको हटा करके एक बैटरी लगा दीजिए। दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं लेकिन यहीं पर कर दिए। अब ये बैटरी, अभी इसको भूल जाइए, अभी एक बैटरी हो गया इतना। तो आपको बोल रहा है इससे कितना करेंट जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 0 हो गया, तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 0 है तो ये 0 है, तो ये 6 है, तो ये 6 है, समझ में आ रहा है। तो ये 16 हो गया, ये 6, समझ रहे होंगे आप। इसको 0 वोल्ट मान लिए, तो ये 16 वोल्ट हो गया, और ये 0 है तो ये 6 वोल्ट हो गया, तो ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ कि अगर इसमें निकालना है तो टोटल निकाल करके इसमें निकाल लेंगे, तो जितना आ रहा था तो कुछ इसमें गया, बाकी इसमें जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो सीधे लिख देते हैं आई जीनर। तो जीनर किसके बराबर हो जाएगा बताइए। तो इसमें देखिएगा तो हो जाएगा 10/2 के माइनस, टोटल तो इसमें गया, इसमें कितना जा रहा है, तो इसमें तो 6 है जो कि फिक्स किए हुए, ठीक है,
तो जा रहा है 6/4 के, ठीक है। तो ये वाला हो गया 5 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 10 में से 3 गया। या डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं आप कि के तो हो गया जो कि मिली में चल जाएगा, तो ये 1.5 हो गया, तो ये हो गया 3.5 मिली एम्पियर। 3.5 मिली एम्पियर है ये वाला, ठीक है। तो कुछ है ना, ये सब तो अब रिपीटेड गुजर रहा है, ठीक है। ये वाला आप देख लीजिए, इसमें बच्चा बहुत सारा इसमें गलती कर सकता है यूनिट में। यहाँ पर तो पढ़ाया ही जाता है एकदम बार बार कि ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर में इसको ध्यान रखना, क्योंकि फंसाने का साइट होता ही है, ठीक है। चलो अब IIT एडवांस के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम द स्टेट n = 1 टू द स्टेट n = 4। लैम्डा ए वेवलेंथ फोटोन को जब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो n = 1 से n = 4 में चल जाता है, ठीक है। कौन? हाइड्रोजन। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो लैम्डा ए वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो कहाँ चला गया? n = 4 में चला गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू n = m। ये नहीं बताया कि कहाँ पर किया है, मैंने कहीं पर किया है, ठीक है। मतलब डी एक्साइट हुआ होगा बाय इमिटिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ई। कहाँ गया है? यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये तीनों में गया होगा, लेकिन पता नहीं है। तो कहीं अभी मान लेते हैं कहीं जाने वाला है, यहाँ पर या हो सकता है यहाँ भी, लेकिन यहाँ से गया है ना, तो लैम्डा ई वेवलेंथ का फोटोन क्या किया है? रेडिएट किया है, ठीक है। बोल रहा है कि लेट द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन आर डेल्टा PA एंड डेल्टा PE रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कह रहा एटम का जो मोमेंटम में चेंज हुआ है, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज कैसे हुआ होगा पहले तुम समझो। एटम रेस्ट में था, फोटोन आकर के टकराया, एब्जॉर्ब हो गया। जो फोटोन का मोमेंटम था वो एटम को मिल गया, ठीक है। तो शुरू में एटम का मोमेंटम 0 था, अब फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो नेट मोमेंटम फोटोन का मोमेंटम का बराबर हो गया, तो एटम का चेंज हुआ ना जी। फिर क्या हुआ कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो फिर से एक फोटोन निकलेगा, तो फोटोन निकलेगा तो एटम रिकॉइल करेगा, और जब एटम रिकॉइल करेगा तो फिर से इसका मोमेंटम में चेंज होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो मोमेंटम में चेंज जब भी होगा एटम का, तो किसके कारण होगा? तो फोटोन के निकलने के कारण या फोटोन के आने के कारण। इसका मतलब जो मोमेंटम फोटोन का होगा उतना ही मोमेंटम चेंज किसका होगा? एटम का, क्योंकि नेट मोमेंटम तो 0 है पूरे सिस्टम का। तो इसका मतलब क्या है कि फोटोन का जो होगा मोमेंटम उतना ही मोमेंटम किसका चेंज होता होगा? एटम का। तो कॉमन सेंस की बात है। फिर बोल क्या रहा है कि इफ लैम्डा ए एंड लैम्डा ई = 1/5, ठीक है। इस दोनों लैम्डा का रेशियो दे दिया है, ठीक है। इस दोनों लैम्डा का रेशियो दे दिया है फोटोन के लैम्डा का। तो फोटोन का लैम्डा दिया है, तो मतलब एक तरह से क्या हो गया कि इस फोटोन का जो एनर्जी होगा वही इसके बराबर होगा, और जब ये डी एक्साइट करेगा तो जो एनर्जी निकलेगा, ठीक है, जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी यहाँ पर से आएगा डी एक्साइटेशन वाला में। तो लैम्डा का रेशियो अगर दे दिया है, तो लैम्डा तो पता है कि अरे ई का वैल्यू फोटोन का कितना होता है? hc/λ हो जाता है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि ये दोनों तो इनवर्स रेशियो में हो गया। तो अगर दो फोटोन का लैम्डा का रेशियो दिया है, इसका मतलब उसका उल्टा हो जाएगा जो एनर्जी का रेशियो होगा। तो तुम समझ रहे होगे कि अगर एनर्जी का बात किया जाएगा तो ई इमिशन बाई ई एब्जॉर्प्शन ये होगा ना जी। लैम्डा को जो है उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 1/5 के, ठीक है। अच्छा एक चीज तुम ध्यान देना कि ई एब्जॉर्प्शन है जो कि बड़ा आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन में हमको याद रहता है 10.2, 12.1 और 12.75। तो ये पूरा एनर्जी तो हमको पहले ही से पता है कि 12.75। यही सब चीज में तुम क्या होगा ना कि जो बताए हैं ध्यान रखने, अगर रखोगे तो लीड कर जाओगे, ठीक है। तो मैंने तुरंत बना लोगे, बस ये बताना चाह रहे। अदरवाइज क्या है कि फॉर्मूला लगा कैलकुलेट करो 1/λ = RZ², यही समय बचा उलझ जाता है। तो क्या हो गया कि ये एनर्जी तुमको मालूम है, तो एब्जॉर्प्शन वाला एनर्जी तुमको मालूम है, तो इसका मतलब तुम इमिशन वाला एनर्जी को निकाल ले सकते हो। तो चलो कैलकुलेट करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इमिशन वाला एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? तो इसको इधर फेंको तो करोगे तो 12.75 डिवाइडेड बाई
5, तो ये कितना हो गया देखो तो 5 से 2 बार में हो गया, हुआ ना, 5 से 2 बार में हो गया, और 2 7 तो 5 हो गया, फिर 5 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये डी एक्साइट किया तो एनर्जी इतना निकला। तो हम गैप से भी पकड़ ले सकते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर एनर्जी है कितना, इस गैप का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वाला जो होता है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.8 भी बोल सकते हो। तो कहने का सेंस क्या है, देखो तो अगर इस गैप को तुम देखोगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसमें से अगर इसको घटाएं तो 2.55 एग्जैक्ट मैच कर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो गिर के यहाँ पर आया है। यही वाला तुम कैलकुलेट करोगे ना, एडवांस कंस वाले तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो यही दोनों स्टेप तुम्हारा क्या है कि 4-5 मिनट खा जाएगा। ठीक है, तुम सोल्यूशन देखना, वैसे ही बहुत लेंदी प्रोसेस किया है। ठीक है, तो याद रहने से यही होगा। हाइड्रोजन का याद है तो उसको सब एटम में तुम खेल समझ हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि जो हमको नहीं पता था कि n=m में बोला था डी एक्साइट हुआ, कहां पर ये पता नहीं था, अब पता चल गया कहां पर डी एक्साइट हुआ, n=2 में, तो 4 से 2 में डी एक्साइट हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट दिया क्या कि कहां से कहां चल गया, तो n=4 से वो डी एक्साइट हो गया n=2 में। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n=m, n=m माने अब n=2 टू द स्टेट n=1, माने इसमें और इसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बोल रहा है। तो एनर्जी तो होता है किसके बराबर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी Z²/n²। तो ये इसका n² कितना है, 2 है, तो 1/4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये वाला मैच कर गया, तो ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी लीजिएगा Z²/n² में 1/n² का प्रोपोर्शनल है, तो इसका वाला में हो गया क्या, 2 वाला में 1/4, इसमें हो गया 1, रेशियो करिएगा चलाएगा। फिर बोल रहा है m=2, ये भी मैच कर गया। सबसे पहले तो यही तो पता चला। अच्छा, n=2 का मतलब क्या हो गया, n=m जो बोल रहा है ना, जहां डी एक्साइट हुआ उसके बारे में बात कर रहा, तो n=2 बोलो या n=m=2, दोनों एक के बात है, जहां डी एक्साइट हुआ। फिर क्या बोल रहा है कि मोमेंटम में चेंज, तो मोमेंटम में चेंज जो हो रहा है मोमेंटम में चेंज एटम का, लेकिन किसके कारण, तो फोटोन के कारण ही। तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा दोनों केस में वही वाला एटम का मोमेंटम में चेंज हुआ होगा। तो एटम का मोमेंटम में चेंज बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फोटोन के मोमेंटम में चेंज। अब फोटोन के मोमेंटम में चेंज करिएगा तो p का वैल्यू h/λ, तो यहाँ λ a हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा λ e। ये तो ऐसे भी बताया जा सकता था कि इनवर्स है, लेकिन खाली लिख दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा λ e/λ a, λ e/λ a 5, तो आ गया 5, तो 1/2 नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। आपको पूछा है डेल्टा एब्जॉर्ब किया उस समय मोमेंटम में चेंज। तो ओवरऑल कहानी ये समझ जाना कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है एटम के, वो फोटोन के मोमेंटम के कारण हो रहा है। तो तुमको पूछा है एटम के मोमेंटम में चेंज, लेकिन खेलना है फोटोन के मोमेंटम से। तो फोटोन के मोमेंटम से करोगे तो h/λ ए इसका हो गया, ये ऐसे होकर के ऐसे हो गया। और यहाँ डाटा दिया हुआ है कि λ e जो 1/5 है, तो इसका वैल्यू 5 हो गया, तो ये मैच नहीं किया, तो ये गलत हो गया। चलो इसको देखो, λ e मतलब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यही करना बात कर रहा है जी। तो जो एनर्जी निकला है यहाँ से यहाँ आने में, वही वाला λ e को डिसाइड करेगा। तो λ e कितना हो जाएगा, तो e का वैल्यू होता है h/λ, तो लैम्डा किधर कर दिए, तो ये हो गया 1242, देखो यहाँ दिए हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई, गैप कितना का था, तो गैप तो इतना ही था यार। इसका लैम्डा निकालना है तो इसका एनर्जी का करोगे ना, तो इसका एनर्जी हो गया 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया। इसको कर लीजिएगा अप्रॉक्स में, 5 से करिएगा तो हो जाएगा कितना, चलिए ना इसको ऐसे करते थे, यहाँ 100 लिख दिए, तो 5 से करिएगा तो 51 बार में हो जाएगा। अब 5 से करिएगा तो 5 दूनी 10, 5 का 20, 8 इतना। ठीक है, अब इसको अप्रॉक्स करिएगा तो 51 से करिएगा तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 51 से करिएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स करिएगा तो 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा तो यहाँ 44 बचेगा, तो 44 और 4। ठीक है, तो हो गया कितना, अरे अब कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, चलो यहाँ कर दे रहे हैं।
तो यहाँ हो गया 4 4 4 हो गया। अब इससे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम 8 बार में करोगे, 8 पे 40, तो यहाँ से करोगे तो इतना हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो गया 6, ये 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, इतना हो गया। इससे अब तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 7 35 अप्रॉक्स इतना इंटू 100 नैनोमीटर, तो कर लोगे तो कितना आ जाएगा, तो 487 आ जाएगा। ठीक है, तो 487 है, 487 नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ था नहीं, बड़ा आसान था। चलिए आगे। हालांकि सच कहो ना कि अगर जो दिमाग चले तो इसको बिना पेन उठाए लोग डील कर ले सकता है। बिना पेन उठाए इसलिए डील कर लेगा क्योंकि यहाँ पर से जैसे उल्टा करेगा तो उसके दिमाग में ये वाला आ जाएगा बात, ये वाला दिमाग में बात आ जाएगा, और ये वाला है जो कि उसको याद रहता है, तो वो डायरेक्ट मन में ही वो इधर फेंक करके डील करेगा तो ये चलाएगा। और m का वैल्यू 2, तो ये दोनों तो डायरेक्ट मैच कर गया, ये वाला इसी का दिमाग में ही कर लेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 2.55 को अप्रोक्स 2.5 जैसे ही करेगा ना, डील करेगा तो मन में ही समझ जाएगा गलत है। तो बिना पेन उठाए भी उसको बनाया जा सकता था, लेकिन चलो इसको देखो क्या दिया हुआ है कि इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल पोटेशियम जो है वो डिके हो रहा है, तो आइदर इसमें डिके हो रहा है या इसमें डिके हो रहा है। मैंने पोटेशियम जो है वो डिके हो रहा है 2 में, तो ये समझ रहे होगे कि ये वाला पैरेलल रेडियो एक्टिविटी का है, तो दिमाग क्लिक कर गया होगा, ये टूट रहा है या तो इसमें या तो इसमें, तो पैरेलल रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, पैरेलल रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या चीज दिमाग में चलना चाहिए, लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, समझ में, T12 T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2, एकदम तेजी में चलना चाहिए। अब बोल कह रहा है कि हाफ लाइफ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पोटेशियम जो है वो जा रहा है कैल्शियम में और जा रहा है किस में, आर्गन में, दोनों का हाफ लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हाफ लाइफ नहीं दिया है, डीके कांस्टेंट दे दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि गिवन दैट इन द सैंपल ऑल द स्टेबल दिस एंड दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द पोटेशियम न्यूक्लिया। मैंने ओवरऑल ही बोलना चाह रहा है ना कि सैंपल में जो भी ये दोनों है ना, वो केवल इसी के कारण है, बाहर से नहीं डाला गया। मैंने ये टूट करके ही ये बना, मैंने जितना भी सैंपल में ये वाला है कैल्शियम और आर्गन, वो इसी के टूटने से बना है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि इन द टाइम दिस ईयर्स इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्टेबल कार्बन एंड आर्गन न्यूक्लियाई टू द रेडियो एक्टिव पोटेशियम न्यूक्लियाई इज 99। अच्छा, ये बोलना क्या चाह रहा है ना कि इस जो सैंपल में इसका समेशन है और इसका है, तो रेशियो 99:1 का, इसका क्या है 99 है, इसका क्या है 1 है, ये बोल रहा है। देखो ना, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ स्टेबल दिस एंड दिस न्यूक्लियाई टू द रेडियो एक्टिव दिस इज 99, रेशियो 99 है, मैंने 99:1 है, तो आपको बोल रहा है कि टी का वैल्यू बताइए, ये टी का वैल्यू बताइए। अच्छा, तो एक चीज तुम समझ सकते हो बड़ा इजीली, ये तो और बिना पेन उठाए बन जाता जी। चलो हम बता रहे हैं, कुछ है ना, ये 99 है, ये 1 है, तो ये बना है कहां से, इसके टूटने से ही ना बना है जी। इसका मतलब इनिशियली ये यही था, इसका मतलब कहानी एक तरह से क्या हो गया कि पोटेशियम इनिशियली 100 था, अभी है जो कि पोटेशियम कितना बचा है, 1 बचा है, जो भी है टोटल टाइम में जो भी टाइम लगा है। ठीक है, टोटल टाइम इतना लगा है, इतना टाइम लगा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, टोटल जो है ये दोनों, इसका समेशन और इसका रेशियो 99 है, मतलब ये 99 है तो ये 1 है, 99 का मतलब 99:1, तो ये 99 है तो ये 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी बनाओ तो इसी के टूटने से बना है, इसका मतलब इनिशियली ये पूरा यही था। मतलब कहने का सेंस क्या है कि शुरू में अगर ये 100 होगा तो अभी 1 बचा है और 99 टूट करके इधर बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको बोल रहा है टाइम। अब देखो यहां समझना, फिजिक्स का फॉर्मूला लगाओगे थोड़ा सा उलझन होगा। तुम क्या करो कि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री वाला लगा दो। कौन वाला? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला। टाइम निकालना रहे फिजिकल केमिस्ट्री वाला लगा दो, और टाइम दिया हुआ रहे तो फिजिक्स वाला लगा दो, तो तुरंत डील हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, तो t × 10⁹ ये टाइम है ना जी। तो टाइम का वैल्यू किसके बराबर था फिजिकल केमिस्ट्री में, टोटल टाइम 1/k। और k का वैल्यू यहां पर होगा क्या, चूंकि पैरेलल रेडियो एक्टिविटी, तो दोनों को जोड़ दोगे λ1 + λ2। अरे वहां का k फिजिक्स का लैम्डा और फिजिकल केमिस्ट्री का k, तो यहाँ t = क्या करोगे 1/k, तो यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से 1/λ, लैम्डा वो दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻10 -10। ठीक है, हाँ 5 ×
इस दोनों को जोड़ो ना, इस दोनों को, तो ये वाला कितना हो जाएगा, t इक्वल टू, ये t है पूरा, ये दिए हुए हैं देखो t, तो t इक्वल टू 1/k ln क्या इनिशियल, तो इनिशियल तो 100 था, अब फाइनली 1 बचा है, हम लोग इससे देख रहे हैं, इसको देख लो, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से हो गया ln 100, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे चलाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर t का वैल्यू तुम कैलकुलेट करो तो इसको भी इधर फेंको, तो 1/5 इंटू 10⁻⁻10, और ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 10⁹, इसको फेंक दिए, ये हो गया ln 10 का स्क्वायर, 2 आगे जाएगा, ln 10 का वैल्यू देखो यहाँ पर दिए हुए कितना 2.3, नहीं भी देता तो कैलकुलेट हुआ था ln 10 का वैल्यू, ln को पहले लॉग में खोल देते, 2.303 log 10 1 हुआ था, तो कहने का सेंस क्या है कि ऐसे हो गया। अब इसको देख लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें, तो यहाँ से देखो इस दोनों कटेगा तो 10⁻⁻1, इधर जाएगा तो हो जाएगा 10, 5 से हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो गया 4, ये करना 4 × 12 को 2, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 9.2 हो गया 2। ये बहुत आसान है, अगर तुम इतना तो हम पेन चला के बताएं, अगर कोई सोचेगा ना, अगर स्थिर से सोचेगा तो सोचेगा पैरेलल रेडियो एक्टिविटी, तो वो दोनों को जोड़ेगा तो समझ जाएगा 5 × 10⁻10 है किसका वैल्यू, k का वैल्यू, ठीक है, k बोलो लैम्डा बोलो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में k बोलोगे और फिजिक्स में लैम्डा बोलोगे। और बोल रहा है क्या कि टोटल उधर जो बना है और इसका रेशियो 9:1 है, इसका मतलब शुरू में वो भी यही इधर ही था, इसका मतलब शुरू में 100 था, बाद में कितना हो गया 1 हो गया। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, t इक्वल टू 1/k ln C0/Ct, यही तो है, ये वाला ही है 1/k, k का वैल्यू है जो कि वहां पर से पुट किए हम लोग, देखो यही 1/k का वैल्यू पुट कर दिए ln, और इनिशियली जितना था कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियाई होगा, यहाँ पर हो गया जो कि t टाइम के बाद, इसको पुट किए। हाँ, यहाँ पर जो t रहता है टोटल टाइम है, यहाँ पर टोटल टाइम कोई ऐसे करके दिया है, तो यहाँ पर ऐसे पुट किए। तो ये सवाल भी अगर दिमाग चलेगा ना तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मिनट में बच्चा बना सकता है, ठीक है। और ये भी, इसमें भी कुछ था नहीं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आईटी बहुत हवा पूछता है, एज यूजुअल ही है, ठीक है, मतलब इजली डील हो जाएगा। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ मास कैपिटल M माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैपिटल ओमेगा सच दैट, ये एक डाटा दिया, ठीक है, विथ एच प्लैंक्स कांस्टेंट दिए हुए, बोल रहा है कि n photons ऑफ वेवलेंथ दिस स्ट्राइक्स द मिरर साइमल्टेनियसली, कंटिन्यूअसली नहीं, साइमल्टेनियसली एक बार टकराया, ठीक है, एट नॉर्मल इंसिडेंस सच दैट मिरर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाई 1 माइक्रोमीटर। करा इफ द वैल्यू ऑफ, जो भी है n का वैल्यू इतना दिया है, तो आप x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कहने का सेंस क्या है कि तुम ये नहीं सोचो कि x कैलकुलेट होगा, तुम ये सोचो कि यहां पर क्या हुआ कि n फोटोन आकर के टकराया और फिर टकरा करके वापस चल गया, माने एक तरह से कॉलिजन हुआ। और कॉलिजन के किसी भी सवाल को अगर डील करना रहता है तो क्या पूछा है उसको छोड़ देते हैं, सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग बढ़ते हैं, क्या पूछा उसको भूल जाओ, वो सोचो कि क्या पूछा तो गड़बड़ा जाएगा। हमेशा से क्या है, कॉलिजन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कॉलिजन हुआ सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में सोचो, अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ नेट फोर्स 0 है भी, ठीक है। तो अरे जब तक यहाँ पर अनस्ट्रेच रहेगा उसी समय ना कॉलिजन हुआ है, तो स्प्रिंग का तो फोर्स उस समय लग नहीं रहा है, तो एक तरह से क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ठीक है। तो अब सोचो क्या होगा, तो तुम फिजिकली ऐसे सोचो कि पूरे सिस्टम का मतलब फोटोन और मिरर, इसको 2 ढंग से बनाया जा सकता है, इनिशियल मोमेंटम इतना, फाइनल मोमेंटम इतना, ऐसे भी किया जा सकता है, तो लिखना पड़ेगा उसको। ऐसे क्या हुआ कि देखो स्मार्टली डील करेंगे कि फोटोन और मिरर अगर इस दोनों को देख लो तो इसके मोमेंटम में नेट चेंज 0 होगा, मोमेंटम जितना है उतना ही रह जाएगा, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि चेंज क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब फोटोन का मोमेंटम जितना से जिस डायरेक्शन में चेंज होगा
मिरर का मोमेंटम उतना ही से अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन को दो ढंग से यूज किया जाता है। एक यूज किया क्या कि बच्चा जैसा लिखा है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर किया। एक थोड़ा सा स्मार्टली डील कैसे करता है कि मोमेंटम चूंकि कंजर्व है तो एक का मोमेंटम अगर इतना चेंज होगा तो दूसरे का मोमेंटम क्या होगा, उतना ही चेंज होगा उल्टा डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट फीलिंग देता है, ठीक है। तो हम चूंकि एडवांस वाला कर रहे हैं सवाल, इसलिए हम जान के वैसे बोल रहे हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि n फोटोन टकराया इससे, ठीक है। तो फोटोन इधर था और टकरा करके इधर चल गया, तो फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। तो एक फोटोन का मोमेंटम इतना था, n फोटोन का मोमेंटम इतना था शुरू में, n फोटोन का मोमेंटम उधर था और उतना ही टकरा के इधर चल गया क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। इसका मतलब फोटोन का इतना टोटल मोमेंटम इतना था और टकरा के इधर गया, तो टोटल मोमेंटम चेंज जो हुआ इतना, टोटल मोमेंटम इतना था, टोटल मोमेंटम में चेंज इतना हुआ। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि मिरर का मोमेंटम उस डायरेक्शन में क्या होगा, इतना ही के बराबर होगा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो मिरर का मास और मिरर का वेलोसिटी। अच्छा अब एक चीज और समझना कि मास को रहने देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में अब देखते हैं। तो मिरर के बारे में बोल रहा है कि 1 माइक्रोमीटर से डिस्प्लेस हुआ है, तो ये एसएम ने करेगा जी, तो यहां से मैक्सिमम इतना डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब वही एम्पलीट्यूड हो गया। मतलब ये समझे आप कि ये वाला एक्चुअली में एम्पलीट्यूड दे दिया है एसएचएम का, ठीक है। कभी भी इक्विलिब्रियम मैंने ऐसे इक्विलिब्रियम में था, अब इस पर फोर्स लगा तो जितना दूर जाएगा तो इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम दूर वही ना हुआ जी, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भी को हम लोग लिखेंगे किस में, ओमेगा ए में। आखिर दिमाग क्यों चल रहा है उधर, क्योंकि ए भी दे दिया है और ओमेगा भी दे दिया है, ओमेगा भी दे दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग भी का वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा लिख देंगे इतना और इंटू ए, तो ए का वैल्यू लिख देंगे इतना, ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसी से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये वाला किसके बराबर हो गया, 2hn बाई लैम्डा, ये बराबर हो जाएगा m और ओमेगा। अच्छा m ओमेगा को ऐसा करते हैं ना कि इसको चिपका लेते हैं एक के साथ। तो m ओमेगा को अगर चिपका लीजिएगा तो इसको उधर फेंकिएगा तो कितना हो जाएगा, h बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 24, ये हो गया, इंटू 10 टू द पावर -6। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज दिस देन द वैल्यू ऑफ x, मैंने x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, 2h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू जो हो गया उसको उधर फेंकिए, तो उसको उधर फेंकिएगा तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 इंटू 1 बाई 4 पाई इंटू ये वाला कितना हो गया देखिए, तो ये वाला हो गया 10 टू द पावर 18, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू हो गया 1 बाई 8 पाई और लैम्डा का वैल्यू दिया, अच्छा लैम्डा का वैल्यू दिया 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 8 पाई से 8 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया देखिए, 10 टू द पावर 12। तो n का वैल्यू आया 10 टू द पावर 12 और क्वेश्चन में दिया है n का वैल्यू x इंटू 10 टू द पावर 12, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से पता चल गया कि x का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो 1 हो गया इसका आंसर। कुछ किए, कुछ भी नहीं किए इसमें, बस क्या है कि थोड़ा सा हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन को ही थोड़ा सा दूसरे वे में डील किए, तो ऐसे लिखा गया। अगर इस वे में डील नहीं करते तो पहले लिखते इनिशियल मोमेंटम इतना है, फिर जब मिरर से टकरा गया तो मिरर का मोमेंटम इतना उस डायरेक्शन में, अब फोटोन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, फिर क्या करते इनिशियल फाइनल को जोड़ते। तो वो क्या करता ना कि मतलब 3-4 स्टेप में आपके दिमाग में चलता, फिर उसको लिखते, फिर इधर उधर कर करके करते, ठीक है। तो थोड़ा सा यही होता है। जबकि नीट वाला में, तो नीट वाला में जब पढ़ाया जाता है तो इस ढंग से नहीं बताया जाता है। वहां पर क्या है कि हाँ भाई इनिशियल मोमेंटम इतना है, फाइनल मोमेंटम इतना है, दोनों को बराबर करो। जबकि उसका स्मार्टली यही है कि चूंकि मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 है। इसका मतलब एक का अगर इधर हुआ चेंज तो दूसरा को उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड बाइज इक्वल डायरेक्शन, उल्टा। तो यही किए, फोटोन ऐसे जा रहा था ऐसे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम में चेंज कितना का हो गया, तो जितना मोमेंटम उसका था उसके डबल से चेंज हो गया। और चूंकि नेट 0 है तो इसका मतलब मिरर के मोमेंटम में जो चेंज हुआ है उसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड बाइज डायरेक्शन बाइज, तो उल्टा होगा। उसके बाद कुछ नहीं किए, चूंकि
ओमेगा दिए हुए हैं, एम्पलीट्यूड दिए हुए, इसको खोल दिए, अब प्रोसीड किए, चला है, देखिए समझ आ रहा है कि नहीं। तो कभी भी कोलिजन हो ना तो ये नहीं सोचिए कि क्या पूछा, आप ये सोचिए कि हाँ कोलिजन हुआ, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व करना, जिसका 2 वे होता है उसे करते हैं, ठीक है। तो आपको हम एडवांस में जो चारों सवाल आया वो हम करा दिए हैं, आप देख लीजिए, कुछ बहुत हार्ड है नहीं ऐसा, ठीक है, ठीक है।